हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, एग्जाम आपका हो चुका है, एचपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसका सोल्यूशन करवा दो। 23 सितंबर 2024 को जो आपका एग्जाम हुआ है, 23/9/2024 को। पिछला भी जो 2023 में जो है दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ था उसका भी मैं सोल्यूशन करवा चुका हूं। बट अभी जो ये वाला हुआ है इसका अब हम सोल्यूशन कंप्लीट करने वाले हैं सब्जेक्टिव की अप्रोच से। ठीक है, तो पेपर आपको टेलीग्राम में मिल ही गया होगा और वैसे भी सबके पास होगा ही। ठीक है, अगर नहीं मिला तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिशन डिटेल प्लस भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको पेपर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका एग्जाम आया था जिसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, और टोटल हमारे पास यहाँ पे 18 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो हम एक एक का सोल्यूशन करने वाले हैं जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन इसमें से आपको सोल्व करने थे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट का जो ए पार्ट है। देखो 11th 12th मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूंगा कि ये कौन सी चैप्टर से क्वेश्चन आया। तो ये डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाला जो चैप्टर है, दो चैप्टर है। तो इसमें देखो सिंपल इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, और जो है ना मेरे को टाइम क्यों लग गया एक दिन का एक्स्ट्रा। ठीक है, 23 को पेपर हुआ था, आज 25 है, मैं इसका सोल्यूशन करवा रहा हूं। क्यों मेरे को एक्स्ट्रा टाइम लग गया? क्योंकि मेरे को एक एक चीज यहाँ पे टाइप करनी थी ताकि आपको सारा मटेरियल मिल सके। ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट कभी भी आप प्रिपरेशन करते हो तो। ठीक है, इसीलिए, अदरवाइज मैंने सोल्यूशन तो कर लिया था बट टाइप करने में टाइम लग गया। टाइप भी उस टाइप से करना था कि आप जब एग्जाम में जाते हो तो उस अप्रोच से कैसे उस एग्जाम पेपर को लिखते हो, उस टाइप से जो है ना हमने इसमें टाइप किया हुआ है। देखो 1 प्लस एक्स, साफ साफ आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि 1 प्लस जो एक्स है, यहाँ पे देखो ये जो 1 प्लस एक्स है और यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो इसमें से माइनस करूंगा ये कट जाएगा, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें से सेकंड जो कॉलम है इसमें से मैं माइनस कर दूंगा फर्स्ट कॉलम को। फर्स्ट कॉलम को जैसे ही मैं माइनस करता हूं तो यहाँ पे 1 कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, एक्स वाई जेड की फॉर्म के अंदर। अब मैं एक्स वाई जेड की फॉर्म के अंदर है तो इस सारे में से सबसे पहले इस C3 में से C2 को घटा दूंगा, 1 प्लस एक्स कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें से ये कम करूंगा, माइनस करूंगा तो एक्स वाई जेड रह जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड। ठीक है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो उसके बाद हम इसको कंप्यूट करके हम इसका डिटर्मिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो C2 माइनस C1, इसमें से C2 में से C1 को माइनस किया, 1 कट गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड आ गया। उसके बाद इस सारे में से ये वाला माइनस किया, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई, 1 प्लस जेड चला गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, अब हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया, रो ऑपरेशन लगाएंगे। ये 1 है, इसको 0 0 करने की कोशिश करेंगे ताकि डिटर्मिनेंट निकालना इजी हो जाए। इसमें से ये माइनस कर दिया, इस सारे में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूं तो y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसमें से ये वाला माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो यहाँ 0, यहाँ ये आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, y माइनस एक्स और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, तो y प्लस एक्स भी है इसमें, y माइनस एक्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस एक्स इसमें से कॉमन आ सकता है, इसमें से भी, z माइनस एक्स इसमें से कॉमन आ सकता है, इसमें से, तो y माइनस एक्स और z माइनस एक्स मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, इस अप्रोच से आप लिखते हो ना स्टेप बाय स्टेप, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है और मार्क्स अच्छे आते हैं। ठीक है, याद आपको लास्ट टाइम रश्मि जी का फर्स्ट रैंक आया था 2023 में, तो उनके जो है ना, उन्होंने 147 मार्क्स लिए थे 150 में से, 15 क्वेश्चन करने होते, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखी, तभी उनके मार्क्स इतने अच्छे आ पाए थे। फैक्टर आउट कर दिया मैंने y माइनस एक्स को एंड z माइनस एक्स को। ठीक है, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स इसमें से ले लिया और इसमें से ले लिया, बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा अंदर, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 1 बन गया। ये अब देखो इसको ऑपरेट किया जा सकता है, ये मेरा कॉलम गया, ये मेरी रो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, z माइनस वाई आएगा, इनके साथ बस z माइनस वाई और आ जाएगा। आपका आंसर है y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, इसको 1 से ऑपरेट कर दूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये देखो x x से कट जाएगा, माइनस का है तो z माइनस वाई। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर वही मेरा आ गया, यहाँ पे देखो y माइनस एक्स, z माइनस एक्स और z माइनस वाई। अच्छा, अब तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है एक और भी साथ में आप लिख सकते हो, इसको माइनस कॉमन लेके x माइनस वाई भी कर सकते हो। ठीक है, और इसको y माइनस जेड भी कर सकते हो, इसको z माइनस एक्स रहने दो। ठीक है, या इन दोनों को चेंज कर लो, माइनस कॉमन लेके, दोनों में से दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, या इन दोनों में माइनस लेके, या फर्स्ट और लास्ट में माइनस लेके, तो 3 आंसर उसके बन सकते हैं, तीनों ही आपको बना करके आने हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है ना
वहां पर जो चेक करेगा वो और भी ज्यादा खुश होगा आपसे अगर आपने तीनों आंसर यहां पे दिए कि आपने ये भी लिखा कि एक तो ये आंसर है, एक मेरे पास आंसर क्या बनेगा x माइनस वाई, और यहां पे मैंने ले लिया y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को ले लिया। अगर मैं इन दोनों को लेता हूं स्टार्टिंग वाले को, तो यहां पे मेरे पास क्या बनता है x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस जेड, ठीक है, और z माइनस वाई। पहले मैंने फर्स्ट और लास्ट को ले लिया माइनस माइनस दोनों में से, फिर इसमें से अब इन दोनों को अगर मैं लूंगा तो ये भी मेरा आंसर बन सकता है y माइनस एक्स, ठीक है, और x माइनस जेड और y माइनस जेड। ठीक है, तो इसके 3-4 आंसर बन सकते हैं। वो आपने उस टाइम पे जो है ना इसमें लिखा होगे कि ये आंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि माइनस दो में से कॉमन लोगे, ठीक है, तो वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ओके रिपोर्ट, कुछ भी ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं थी। अच्छा, एक चीज और मैंने रियलाइज किया है जो मतलब जब से एग्जाम हुआ तब से फोन आ रहे हैं ना, लाइव सेशन मैंने लिया था कि सर जब आपने लास्ट ईयर पेपर कराया था वो इजी था, ये वाला टफ था। मैं मानता हूं थोड़ा बहुत जो है ना ये वाला एग्जाम टफ आया था, बट जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसे हम नहीं बोल सकते टफ, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, आपको दिख नहीं रहा, अगर आपको साफ साफ दिख नहीं रहा कि इस टाइप से कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, 1 इसमें से उड़ सकता है, 1 प्लस एक्स इसमें से माइनस होकर ये वाले उड़ सकते हैं, तो यही अगर नहीं आ रहा तो आप कैसे डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे? अगर यही नहीं कर पाए तो आगे कैसे जाओगे? ठीक है, तो इस टाइप से जो है ना आपको थोड़ा सा इस चीज पे मनन करना होगा कि हमें जो है प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहेगी तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और इसीलिए अब ये वाला एग्जाम जब आप मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने के बाद जब नेक्स्ट आपका कभी भी एग्जाम होगा तो उसमें लोग यही बोलेंगे कि पीछे वाला एग्जाम इजी था, क्योंकि सॉल्यूशन मिल चुका है ना। तो सॉल्यूशन आप खुद से करोगे ना तब मजा आने वाला है, अदरवाइज कभी भी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर खास करके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसने डिटर्मिनेंट से ही दे दिया। ठीक है, देखा जाए तो कि यहां पे देखो ये चीज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 1 कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहां देखो माइनस साइन एक्स और ये वाला और ये वाला और ये वाला कट सकते हैं। इसको अगर मैं इसमें से एडिशन कर दूं या C3 में से C3 माइनस C2 कर दो, इसमें से माइनस करोगे तो कोस से कोस कट जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा सारा, 2 टाइम साइन, 2 टाइम साइन एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा और 2 टाइम साइन जेड आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 मैं बाहर निकाल सकता हूं, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड बन जाएगा। अगर मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूं तो ये माइनस के सारे कट जाएंगे, यहां सिर्फ क्या बचेगा, कोस एक्स कोस वाई और कोस जेड। ठीक है, यहां 1 1 1, तो कितना और इजी हो गया। मैंने यहां पे रो और कॉलम ऑपरेशन को, अब यहां से देखो 1 1 1 1 1 1 यहां पे है, कोस एक्स कोस वाई कोस जेड, कोस एक्स कोस वाई कोस जेड यहां पर है, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड यहां पे है। सिर्फ मैंने ट्रांसपोज लगाना है और रो या कॉलम को इंटरचेंज करना है, बात खत्म। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये है रफली वर्क कि हम ऑब्जेक्टिव की अप्रोच से जब करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपने करना है पहले ऑब्जेक्टिव की अप्रोच से सोचना है, उसके बाद सब्जेक्टिव की अप्रोच से जाना है कि उसको मैं कैसे कर सकता हूं। ठीक है, तो एक बार मैं इस सारे को रिमूव कर रहा हूं तो आपको दिखा देता हूं, एक बार आपको समझा दिया मैंने कि कैसे कैसे ये हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसका स्टेप बाय स्टेप कि मैंने इसको D1 मान लिया, इसके डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट ले लिया, इसको D1 मान लिया, तो यहां से मैंने इसको माइनस किया, जब यहां पे मैंने ऑपरेशन लगाए, यहां देखो C3 पे ऑपरेशन लगाया, C3 माइनस C2, C3 पे ये इसमें से माइनस होगा तो कोस में से कोस जाएगा, कोस में से कोस कोस कट गए, ये माइनस का था तो प्लस का, 2 टाइम साइन 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 आ गया, 2 टाइम आ गया। चाहे तो ये वाला एडिशन भी कर सकते थे, तो 2 टाइम कोस 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 आया था, 2 बाहर निकल जाता तो कोस 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 वाला भी यहाँ पे मेरा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये वाला, सॉरी ये वाला आ गया, तो 2 मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड। ठीक है, अब इसको इसमें से अगर मैं इसको और इसको प्लस कर दूं दोनों कॉलम को, तो यहां से सेकंड में अगर मैं ऑपरेट करूं तो ये वाला सिर्फ कोस 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 बच जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी। तो यहां पे मैंने ऑपरेशन क्या लगा दिया, C2 पे C2 प्लस C3। ओके रिपोर्ट, तो यहां पे ये बच गया। अब मैं यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखता हूं, इसको और इसको देखता हूं, तो यहां पे 1 1 1 अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, 1 1 1 का ट्रांसपोज कर दूं तो रो कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये वाली रो पूरा कॉलम बन गया, यहाँ पे कॉलम आ रहा है, ये वाली रो पूरा कॉलम बन गया, यहाँ पे आ जाएगा साइन। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो जब भी मैं ट्रांसपोज करता हूं तो डिटरमिनेंट में फर्क नहीं पड़ता, बट जब मैं कोई भी कंसेक्यूटिव रो इंटरचेंज करता हूं ना
तब उस टाइम पे माइनस का साइन एक एक्स्ट्रा आ जाता है। ये मैंने मैट्रिक्स वाले चैप्टर और मैट्रिक्स और डिटरमिनल जो चैप्टर है ना 11th 12th वाला जो टॉपिक थे मैंने सारा उसके अंदर करवाया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टी भी वहां पे लिखवाई हुई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउ ट्रांसपोज राइट हैंड साइड, डिटर्मिनेंट जो है ना राइट हैंड साइड वाला अगर मैं देखूं तो उसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया उसका, एंड स्वैप कर दिया सेकंड एंड थर्ड रो को। जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला फर्स्ट तो यहां पे बन ही रहा है, बट कोस ये वाला साइन बन रहा है यहां पे, ठीक है। यहां पे साइन बन रहा है, यहां पे कोस, इन दोनों को सेकंड और थर्ड कॉलम को मैंने क्या कर दिया, यहां पे इंटरचेंज कर दिया। दो कोई भी कंसेक्यूटिव रो या कंसेक्यूटिव कॉलम को, कंसेक्यूटिव मतलब ये वाले दोनों, ठीक है, या ये वाले दोनों, ठीक है, इस टाइप से, या ये वाली दोनों रो या ये वाली दोनों रो, ठीक है, ये कंसेक्यूटिव है। तो यहां पे इनको मैं इंटरचेंज करता हूं तो माइनस का एक साइन अराइज होता है। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, दोनों के दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं, सॉरी इसकी नहीं इसकी, जो अभी मैंने यहां पे निकाला, ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो 2 यहां पे है, यहां पे k है, तो k की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, माइनस का 2, ठीक है। और यहां पे नीचे आपने लिखना भी है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, ठीक है। रो कॉलम बन गए, कॉलम रो बन गए, इंटरचेंज का मतलब यही है, इंटरचेंज का मतलब यहां पे क्या है कि ट्रांसपोज हुआ है, रो कॉलम बन गई, कॉलम रो बन गई। अगर मेरे पास द इंटरचेंज ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव रो या कंसेक्यूटिव कॉलम द सिंपली चेंज द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो वहां पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, मैंने वहां पे लगा दिया, तो k की वैल्यू आ गई मेरी माइनस के 2, ठीक है। तो यहां पे लास्ट मेरा आंसर क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई माइनस का 2, ठीक है। अब बताइए इसमें कुछ भी आपको लग रहा था टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से। तो लीनियर अलजेब्रा का हमने खूब किया गुणगान, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा मैंने पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है ना, सारा का सारा मिशन डिटर प्लस भी एप्लीकेशन के ऊपर, अगर किसी ने डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिए, इसमें टीएचटी और पीएचडी मैथमेटिक्स के सारे कोर्सेज भी हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने लीनियर अलजेब्रा की जब आपकी टेस्ट सीरीज बनाई थी ये वाली, उसके अंदर भी हमने लीनियर अलजेब्रा के खूब क्वेश्चन डाले थे। लीनियर अलजेब्रा के 2 अलग से भी टेस्ट लिए थे 15-15 क्वेश्चन के शायद, और उसके बाद जो है ना जो 5 कंबाइंड टेस्ट थे, टोटल 36 टेस्ट थे, ठीक है। तो वो उसके अंदर से भी काफी सारी चीजें इसके अंदर आपके पेपर के अंदर आई हैं, काफी ज्यादा हेल्प मिली है। बस उसमें क्या है कि थोड़ा सा जो है ना एक क्वेश्चन को चेंज करके लिखा गया, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा था। देखो r की पावर 4 से r की क्यूब पे जा रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय t, जो ट्रांसफॉर्मेशन है a b c d वो दी गई है a माइनस b प्लस c प्लस d, और ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करके दिया गया ये, बट हमें क्या निकालना है, एक तो बेसिस निकालना है, एक डायमेंशन निकालना है, ठीक है। एक तो मुझे बेसिस निकालना है, एक डायमेंशन निकालना है, किसका, इमेज ऑफ t का, ठीक है। तो यहां पे एक मुझे क्या निकालना है, बेसिस, एक मुझे क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, इमेज ऑफ टी का, जो इसकी इमेज बनेगी, एंड कर्नल ऑफ टी। तो देखो इमेज ऑफ टी की बेसिस एंड डायमेंशन, कर्नल ऑफ टी की बेसिस एंड डायमेंशन, ठीक है। कर्नल आपको पता है इज इक्वल टू 0 0 0 रख देते हैं, ठीक है। और इमेज जो है इसकी जो बेसिस पहले हमें बनानी पड़ेगी, बेसिस के लिए हमें इसके कोफिशिएंट लेने पड़ेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1, इसका 1, इसका 1, इसका 1 2 -1 1 1 3 और -3, ये आपने बखूबी पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन के अंदर। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको कैसे लिखते हैं, टी ए बी सी डी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब मेरी बनती है तो ए मेरी मैट्रिक्स होती है और ए बी सी डी यहां पे मेरे आते हैं। तो ए मेरी मैट्रिक्स है वो हमें निकालनी है, वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, ये जो मेरा बना हुआ है इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो वहां पे देखो यहां पे a इज इक्वल टू, ये कोफिशिएंट आ गया 1 -1 1 1, ये देखो 1 -1 1 1 1 2 -1 1 2 -1, और यहाँ पे b की टर्म कुछ नहीं थी, यहाँ पे सीधी a c और d की थी, b की 0 आ गई, यहाँ पे 1 1 3 -3 1 1 3 -3, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं आगे कि फाइंडिंग द इमेज ऑफ टी। अब यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ, यहाँ पे हमने जो बेसिस मैंने बनाई है, अब मैं क्या करूंगा, जो बेसिस मैंने बनाई है कि इमेज ऑफ टी मैं फाइंड आउट करूंगा। इमेज ऑफ टी फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिए इसको रो रिड्यूस फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है, रो एक्लन फॉर्म के अंदर। तो वहां पे कोई भी, क्योंकि यहाँ पे 3 मेरी रो है, 4 मेरे कॉलम है, तो यहाँ पे रैंक मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 से कम भी जा सकता है। अगर मैंने कोई एक रो को 0 कर दिया तो रैंक 2 आ जाएगा, 2 रो को 0 कर दिया तो रैंक 1 आ जाएगा, इतना आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं रो और कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगाता हूं, तो यहां पे मैंने रो ऑपरेशन लगाए, यहां पे देखो आप R2 माइनस R1, ठीक है, और R3 माइनस R1। तो ये जैसे ही मैंने लगाए, इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से माइनस, ऐसे कर आके, तो यहाँ पे ये सारा का सारा कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरी टर्म बन गई। क्या बन गई, यहाँ पे देखो 0 2 2 -4। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड रो को और इसमें से फिर माइनस कर दूं, ये देखो
R3 माइनस 2 टाइम R2, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस क्या है, माइनस करेंगे जब प्लस का हो जाएगा, ये पूरा 0 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 नॉन जीरो रो आई, 2 नॉन जीरो रो आई, तो क्या होता है, मेरा रैंक कितना हो गया, 2। रैंक कितना हो गया, 2। तो इट मींस क्या है कि ये इमेज की बात चल रही है। अगर मैं इसकी अब ए जो मेरी पास ए यहाँ पे मैट्रिक्स थी उसकी बात चल रही है, रैंक 2 आ गया, तो यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी दो जो कॉलम है वो मेरे लीडिंग टर्म, क्योंकि रो रिड्यूस फॉर्म आ गई ना, ये रो रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो हमें लीडिंग टर्म देखनी पड़ेगी, 1 कहां कहां पे है, किस किस कॉलम के अंदर, यहाँ पे 1 है, लीडिंग टर्म 0 0 नीचे, यहाँ पे 1 नीचे 0, यहाँ पे 0 ही आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है मेरे को दे रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो यहां से जो मैट्रिक्स है मेरी फर्स्ट और सेकंड कॉलम, वो उसकी बन जाएगी बेसिस 1 1 1 -1 0 और 1। तो ये उसी को समझ में आ रहा होगा जिसने ये अच्छे से किया हुआ, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो 2 रो जो मेरी स्टार्टिंग वाली थी वो मेरी क्या बन गई, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी गाथा लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, ये देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन गई, 2, यहाँ पे 1, उसके बाद नीचे 0 0 1, लीडिंग टर्म 1 है, तो ये 2 मेरे कॉलम हो गए स्टार्टिंग के 2, ठीक है। फर्स्ट 2 कॉलम मेरे बेसिस बन जाएंगे 1 1 1 -1 0 और 1। तो यहाँ पे ये मेरी बेसिस आ गई, 2 आ गई, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका रैंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका रैंक कितना आ गया, 2। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, उसकी डायमेंशन बोलेंगे, डायमेंशन वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आ गया, एक तो बेसिस आ गया, ठीक है, बेसिस ये, ठीक है। तो उसके बाद पूरा रिडक्शन करने के बाद बेसिस आ गया एंड डायमेंशन, डायमेंशन मेरी आ गई 2, ठीक है। सॉरी, बेसिस जो है मेरी ये वाली आई है, ये वाली, द बेसिस ऑफ इमेज ऑफ टी, क्योंकि इमेज ऑफ टी की बेसिस हमें निकालनी थी ना, ठीक है। इमेज ऑफ टी, तो इमेज बनी है ना टी की, उससे हमने रिडक्शन करके हमने उसकी बेसिस बना ली है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, कर्नल ऑफ टी। कर्नल के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी यहां पे होगा, देखो a इंटू ये ABCD इज इक्वल टू क्या होता है, 0 0 0 0। तो जो भी मेरी इक्वेशन यहां पे बनेगी, इसको मल्टीप्लाई करा के a माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, और ये 0 है, b प्लस सी माइनस 2d इज इक्वल टू 0, और ये सारे क्या है 0 0 0 0, ठीक है। तो उससे मैं क्या निकालूंगा, यहां पे कर्नल निकालूंगा। देखो कर्नल कैसे निकालेंगे कि a इंटू ये सारा इज इक्वल टू 0 0 0, ये 4 बार 0 आएगा, तो वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हाँ 3 बार, क्योंकि वैसे तो 4 बार लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये सारी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 0 0 आ जाएगा, जो भी मेरे पास यहाँ पे गिवन थी। बैक पे जाएंगे तो ये वाला, क्योंकि हाँ 3 बार ही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे ABCD है, बट यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 1 और ये है मेरे 2 और ये है मेरी 3, ये इज इक्वल टू 0, ये भी 0, ये भी 0। बट यहाँ पे जब मैं यहाँ पे रिडक्शन करने के बाद जब मैंने निकाला ये वाला, इसी का ही मेन यूज करेंगे हम, तो उसकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे स्टेप 2 से मैंने लिया, यूजिंग द रो रिडक्शन मैट्रिक्स फ्रॉम स्टेप 2, जो कि अभी मैंने आपको बताया, a माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये वाला 0 आ जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। अब इससे जो है ना हम बेसिस इसकी तैयार करेंगे। देखो इसकी बेसिस कैसे तैयार होगी कि इन दोनों को आपस में जब मैं सोल्व करूंगा तो A B C D की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो ध्यान से देखना। सोल्विंग द कर्नल, जब हमने इस कर्नल को सोल्व किया, इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, ठीक है, और इसको 0 रखने के बाद यहाँ देखो b प्लस सी माइनस 2d आ गया, यहाँ पे देखो b अच्छा b प्लस सी माइनस 2d है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0, इसको रखेंगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2d माइनस सी, इसको इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशनें मेरी बन जाएंगी इसको सोल्व करने के बाद, a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू। तो a b किस में आया, a भी CD में आ रहा है, b भी CD में आ रहा है, तो CD कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड रो जो थी मेरी 0 0 0 थी, तो C को मैंने C मान लिया, D को मैंने D मान लिया। बेसिस हम आपको पता है हम मानते हैं बेसिस के अंदर, ठीक है। अगर लैम्डा या म्यू मान के करते तब भी एक ही बात थी, ठीक है, T मान के करते तब भी एक ही बात थी, C को C D को D। तो यहां से अब हम कर्नल बनाएंगे, वो कैसे, ABCD के अंदर इज इक्वल टू ABCD के अंदर कैसे बनेगा, D प्लस में C, क्योंकि D C की फॉर्म के अंदर है, D प्लस में C। अब D यहाँ पे D का कोफिशिएंट 1 है, C का -2 है, यहाँ पे 1 है और C का -2, यहाँ पे D का कोफिशिएंट 1, C का -2, यहाँ पे D का कोफिशिएंट 2 है, C का कोफिशिएंट -1 है, -1 है, यहाँ पे C का कोफिशिएंट 1 है, D का 0 है, D का 0 है, C का कोफिशिएंट 1 है, D का यहाँ पे 1 है और C का 0 है, D का यहाँ पे 1 है, C का 0 है। तो ये मेरी 2 बेसिस बन गई, ये मेरी जो बनी इसका भी रैंक 2 है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, T2। ये कर्नल बन गया, कर्नल की भी डायमेंशन कितनी होगी, 2, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारा क्वेश्चन था आपका, थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो है ना ग्रेजुएशन से भी थोड़ा सा अपर लेवल का था, मास्टर डिग्री लेवल का जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट देखो, लेट टी आर क्यूब से आर स्क्वायर पे जा रहा है, बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पे ये दी गई है हमारे को 1 और यहां पे 2, ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन। देन फाइंड द मैट्रिक्स टी, जैसा कि पीछे वाले में हमें कुछ दिया नहीं गया था बेसिस, बट यहां पे बेसिस गिवन है, वहां पे हमने खुद बेसिस निकाली थी, ठीक है ना, क्योंकि रिडक्शन करके सारा कुछ करके, बट यहां पे बेसिस पहले से गिवन है, तो बेसिस गिवन है तो S1 2S2, ठीक है 2S2 ये क्या होगी, तो सबसे पहले S1 की बेसिस हम निकालते हैं, 1 1 1 पुट करेंगे, 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है 1 यहां पे 1 - 1 0 और यहां पे 1 तो 1 आ जाएगा, और 1 2 1 करेंगे तो यहां पे देखो 1 + 2 + 1 2 1 3 1 4 आ जाएगा, और यहां पे करेंगे 1 - 2 -1 तो यहां पे 0 आ जाएगा। यहां पे जब मैं 1 + 2 करूंगा तो 3 आ जाएगा, और 0 है यहाँ पे, 1 - 2 करूंगा तो -1 आएगा, तो ये मेरे पास क्या बने, ठीक है ये मेरे पास आगे पॉइंट इस बेसिस को इसमें पुट करने के बाद। अब जो है ना इसी का ही हम जो है 2S2 S बेसिस क्या है, S1 से S2 पे जा रही है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो मेरा बनेगा ना वो इसकी फॉर्म के अंदर बनेगा A टाइम 1 2, ठीक है प्लस में B टाइम 1 1, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास A टाइम और इज इक्वल टू क्या रहेगा 3 1, तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा A टाइम 1 और B टाइम 1, A प्लस B इज इक्वल टू 3, A टाइम 2 मतलब 2A प्लस B टाइम 1 इज इक्वल टू 1। तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद मेरे पास A और B की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है मेरे पास क्या निकल आएगी A की वैल्यू और B की वैल्यू, तो उसी से ही हम जो है A और B की वैल्यू यहां से भी निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, वही मेरा यहां पे मेरी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है तो मैट्रिक्स T मेरी वहां पे बनेगी, ठीक है ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा जो कि आपके माइंड में घूमना चाहिए था। इस कॉन्सेप्ट के घूमने के बाद जो है ना हम जो है आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ठीक है ये ध्यान में रखना। चलो जी, अब हमने फर्स्ट बेसिस 1 1 1 मैंने जैसे पुट करके दिखाया, 1 + 1 3, 1 - 1 0 और 1, 3 और 1 बन जाएगा, 4 और 0 3 और -1, जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया। ऐसे ही इसी के बेस पे जो हम, क्योंकि बेसिस क्या S1 2S2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा T 1 1 1 3 1 जो मेरा वहां पे आया था 3 1, और 3 1 को मैंने इज इक्वल टू क्या रखा A टाइम ये दो और B टाइम इसकी बेसिस 1 1, तो इससे मेरी वैल्यू आ जाएगी A और B की, तो यहां से A की वैल्यू मेरे पास कितनी आई -2 और B की वैल्यू यहां पे मेरे पास आई 5, A और B की वैल्यू आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और A और B की वैल्यू जब मैं यहां पे पुट करूंगा, A और B की यहां पे वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये चीज मेरी आ जाएगी, ठीक है बट ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि A और B की वैल्यू -2 और 5 कॉलम में लगेगी, फिर ऐसे आगे चलती चली जाएगी और मैट्रिक्स मेरी टी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ऐसे ही नेक्स्ट 4 0, क्योंकि यहां पे देखो मेरा क्या आया था, यहां पे 3 1 4 0 3 -1 के अंदर इज इक्वल टू, सबके अंदर मैं क्या रखूंगा A टाइम ये B टाइम ये इज इक्वल टू, ठीक है जैसे इसमें रखा मैंने A टाइम ये B टाइम ये, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया A टाइम ये B टाइम ये सेम रहेगा, तो यहां से भी मेरी A और B की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ऐसे ही नेक्स्ट 3 -1 के A टाइम ये B टाइम ये रखूंगा तो यहां पे A और B की मेरी वैल्यू निकलेगी, ठीक है A और B की, तो यहां से A और B की जो भी मेरी वैल्यू सारी आई तो उसको हमने क्या किया, फर्स्ट मेरी -2 5 आई थी, सेकंड मेरी -4 और 8 आई थी, थर्ड मेरी -4 और 7 आई थी, इन तीनों को यहां पे हमने ऐसे रख दिया, ठीक है इस फॉर्म के अंदर। तो यही मेरी S1 से S2 रिस्पेक्ट टू, ये T मेरी मैट्रिक्स है रिस्पेक्ट टू बेसिस S1 एंड S2, S1 to S2, ठीक है तो इसको इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिखा जाता है, तो ये मेरी मैट्रिक्स T फाइनल मैट्रिक्स है जो मेरी यहां पे बनी, ठीक है समझ में आ गया क्वेश्चन। चले आगे, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको अच्छा लग रहा है सोल्यूशन तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वैसे मैं बोलता कम हूँ ये वाली चीजें, और जो है ना क्या बोलते हैं उसे, कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो कमेंट के अंदर आप डाल सकते हो, और उसके अलावा अच्छा सा कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा आगे चलने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये मेरा लीनियर अलजेब्रा के अंदर मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर ये करवाया हुआ आपको, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब मेरा होमोजेनियस इक्वेशन ना हो, तो इसमें देखो 1 1 1 इसका कोफिशिएंट, ठीक है, और इसका 1 2 1 2 3 इसका कोफिशिएंट नेक्स्ट का क्या है 1 2 और लेम्डा। मैंने आपको सिखाया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से आप निकाल लिया करो, ये 6 है और ये मेरा 10 है और वो मेरा क्या है म्यू है, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक है, सोल्व करने के बाद देखो नो सॉल्यूशन कब होगा, जब मेरा इस मैट्रिक्स का यहां से इसको मैं क्या लिखता हूं ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, ठीक है, जो मेरा अगर मेरे पास रैंक ऑफ ए इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इक्वल ना हो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी के, तब मेरे पास क्या होता है नो सॉल्यूशन। पहले कॉन्सेप्ट पे जाया करो,
अपने माइंड के अंदर आप विचलित मत हुआ करो, पता नहीं कैसे होगा कैसे होगा, कॉन्सेप्ट पे जाओ। मैंने ये आपको लीनियर अलजेब्रा के अंदर करवाया हुआ है, ठीक है। आप इसको सिंपल 11th 12th वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट ये वाले से करोगे ज्यादा इजी पड़ेगा। तो इसका मैं रैंक, अब मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं 0 हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर दूं 0 हो जाएगा, कर करा के यहाँ पे जो भी आएगा लेमडा टाइम कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरा आएगा, अगर मैं इसको लेमडा मान लीजिए लेमडा -7 आ गया, लेमडा इज इक्वल टू 7 पुट कर दूं तो ये पूरी रो 0 0 हो जाएगी, रैंक इसका आ जाएगा 2। और इसका रैंक अगर मैं इसको 0 ना रखूं, इधर जो भी आएगा उसको 0 ना रखूं, उसका रैंक टोटल कितना आ जाएगा, 3 नॉन जीरो रो हो जाएंगी पूरी का, ठीक है। तो बी का नहीं, यहां पे ए बी का आएगा, यहां पे किसका आएगा, ए बी का पूरी का, ठीक है। तो अगर ये इक्वल ना आए तो मैं कहता हूं फर्स्ट नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, मेरा रैंक ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का रैंक और पूरी का रैंक जो है दोनों के दोनों सेम आ जाए। थर्ड के अंदर होता क्या है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के अंदर जब मेरे पास इसका रैंक और इसका रैंक इक्वल हो बट छोटा हो रैंक ऑफ ए से, ठीक है, इसका और इसका, तो यहां पे ये पूरी की पूरी ही 0 हो जाएगी। तो उस केस के अंदर ये दो रैंक मेरा एक कम हो जाएगा, टोटल 3 रैंक है, 3 में से एक कम हो जाएगा, उस केस के अंदर मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। तो अब जो है ना, अब तो करना बिल्कुल इजी है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है ना। देखो, राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो कि मैंने आपको बताई कि कैसे लिखेंगे, ए बी, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सारे कोफिशिएंट मैंने यहां पे डाल दिए, ठीक है ना। देखो इसके 1 1 1 1 2 3 1 2 लेमडा, ठीक है, इसका 6 10 और म्यू। अब इसको मैंने ऑपरेशंस लगाए, इस पे R2 माइनस R1, इसमें से ये घटा दिया, R3 में से R1 घटा दिया, कर करा के लास्ट में मेरे पास ये ऑपरेशन तो आपको समझ में आ ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल 11th 12th है, सिंपल बेसिक्स है, अलजेब्रा है। तो यहाँ पे ये आ गया 1 और यहाँ पे ये सारा आ गया। उसके बाद 1 को भी 0 बनाने के लिए मैंने फिर से ऑपरेशन लगा दिया, R3 माइनस R2 कर दिया, R3 माइनस में R2 कर दिया। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ गया, लास्ट में ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो मेरी ये ऑगमेंटेड साथ में चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स सिर्फ मैं देखूं ए, इसका रैंक इसके इक्वल ना हो टोटल बड़ी के, तभी मैं बोल सकता हूं नो सॉल्यूशन। इसको अगर मैं लेमडा इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो ये पूरी 0 0 0 हो जाएगी, सिर्फ 2 मेरी नॉन जीरो रो बची, तो मेरा रैंक कितना आया 2, ठीक है। टोटल का अगर मैं देखूं तो यहां पे अगर मैं टोटल जाता जाऊं तो ये तो 0 0 0 है, बट ये अगर म्यू 10 ना हो तो रैंक मेरा 3 आ जाएगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या होगा कि यहां पे सेकंड में यूनिक सॉल्यूशन, रैंक 3 आना चाहिए। रैंक 3 के लिए इसको लेमडा नॉट इज इक्वल टू 3 होगा, लेमडा नॉट इज इक्वल टू 3 होगा, तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का रैंक भी मेरा कितना आएगा 3, 1 2 3 नॉन जीरो रो है। और अगर ये म्यू 10 हो भी जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी रो में से एक तो नॉन जीरो है एलिमेंट, तो फिर भी रैंक मेरा 3 आएगा, सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। अगर मैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात करूं तो म्यू भी 10 और लेमडा भी 3, तो ये पूरी की पूरी रो जो है ना 0 0 0 हो जाएगी, तो रैंक मेरा 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू वेरिएबल, वेरिएबल कितने मेरे एक्स वाई जेड 3 है, 3 माइनस 3 लेस देन होता है 2, है ना, क्योंकि रैंक 2 आ गया, तो उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको मैंने अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। यहां देखो, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा कि नाउ वे एग्जामिन, चलो छोड़ो थर्ड रो, वो डायरेक्ट मैंने आपको बता ही दिया। नो सॉल्यूशन के लिए कि यहां पे देखो मेरे पास क्या आ गया, लेमडा माइनस 3 जेड इज इक्वल टू म्यू माइनस 10 मस्ट बी इनकंसिस्टेंट, जिस केस में ये 0 आ जाएगा, ये नॉन जीरो आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये मेरे पास लेमडा इज इक्वल टू नो सॉल्यूशन के लिए 3 हो और ये 0 ना हो, तो रैंक दोनों का इक्वल नहीं होगा, इट मींस क्या है, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, क्या होगा यहाँ पे, ये भी मेरा नॉन जीरो हो और म्यू भी मेरा नॉन जीरो हो, मतलब म्यू माइनस 10 भी मेरा नॉन जीरो हो। तो कहने का मतलब सॉरी, मैंने आपको बताया कि वहां पे म्यू का कोई फर्क पड़ नहीं रहा, म्यू का फर्क नहीं पड़ रहा, कैसे, क्योंकि यहां पे देखो ध्यान से, क्योंकि यहां पे अगर मैंने इसको नॉन जीरो कर दिया तो ये पूरी रो, अगर मैं इस मैट्रिक्स का रैंक निकालू तब भी 3, पूरी का निकालू तब भी 3, अगर ये 0 हो भी जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन दोनों को 0 होना पड़ेगा नेक्स्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट आ गया मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसके लिए दोनों को ही मेरा 0 होना पड़ेगा, ठीक है। बस यही मेरा सॉल्यूशन था, ठीक है ना, समझ में आया। चले आगे, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलने से पहले एक बार आप देख लो, ठीक है, यहां पे हम कहां पहुंच चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे है डायगोनल अलजेब्रा मैट्रिक्स, जो कि आपका लीनियर अलजेब्रा से ही क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जो लीनियर अलजेब्रा है ना,
आप उसको छोड़ना मत, क्योंकि उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन के अंदर कैसे आपको मिलेगा। एक तो एप्लीकेशन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मिशन रीडर प्लस भी, चाहे वो एंड्रॉइड आपके पास फोन हो, चाहे आपके पास iOS हो, एप्पल का फोन हो, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, लैपटॉप पे भी चल जाती है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, आप एप्लीकेशन में जाओगे, कोर्सेज में ये देखो फर्स्ट ही है हमारी एचपीएससी की टेस्ट सीरीज, जो कि हमने, अब तो क्या ही आप लोगे, नेक्स्ट कभी भी कोई प्रिपरेशन करता है तो नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो भी न्यू लॉन्च होगी उसको आप ले सकते हो। तो इसके अंदर जो है ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हमने क्या क्या जो है ना टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कराए थे। तो आपकी तरफ से उसमें आप लोगों ने सोल्यूशन भी डाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ देखो टेस्ट 1 रिलेशन का, फंक्शन का, टॉपिक वाइज सारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, और कंबाइंड टेस्ट भी है, और इनके सभी के साथ में सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन ये देखो साथ में सबके सोल्यूशन भी है पीडीएफ फाइल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। जैसे बाइनोमियल का अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, ये देखो सबका प्रॉपर आपको सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, इस टाइप से। तो एक तो हो गया ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जैसे कि कोर्स के अंदर, जैसा कि अभी मैंने आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बताया, ये कहाँ पे आपको जाकर के मिलता है। मान लीजिए आप पीजीटी वाले कोर्स के अंदर हो, टीजीटी वाले के अंदर हो, वो मान लीजिए आप टीजीटी वाले कोर्स के अंदर हो, टीजीटी वाले कोर्स के अंदर आप खास करके ये कंबाइन हमारा जो कोर्स है, इसमें मान लीजिए डी का स्पेशल फोल्डर बना हुआ है, ऐसे अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, एचपीएससी का भी बना हुआ है, डी टीजीटी का। तो डी टीजीटी में आप जाते हो तो यहाँ पे न्यू सिलेबस जो डी का आया था, उसके अंदर ऐसे लीनियर अलजेब्रा तो सब में सेम मिलेगा, कोई भी आप कोर्स के अंदर जाओगे, ठीक है, जिसके अंदर लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा में चले जाएंगे। इसमें एक तो ये तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बेसिक लेवल है, जो कि अभी मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, जिसमें कि वो जब डिटरमिनेंट वाला साइन चेंज होता है तो इंटरचेंज जब मैं करता हूँ, ठीक है, जो स्वैप करता हूँ, सॉरी, रो को, ठीक है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव रो को या कॉलम को। उसके बाद हायर लेवल में ये सारा आपका आ जाता है अडम्पोटेंट, निलपोटेंट, और ये सारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, ठीक है, सब मैट्रिक्स, रैंक आ गया, डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर आ गया, जिसका लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट में डायगोनल एलिजिबल आ गया, ठीक है, जिसका क्वेश्चन अभी पूछा गया, नेक्स्ट हमने सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट जाओगे हायर लेवल वेक्टर स्पेस, जिसके अंदर ये देखो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये वाले आ गए, सब स्पेस आ गया आपका, ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन, फील्ड आ गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाओगे लीनियर स्पैन कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये वाला आ गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाओगे बेसिस एंड डायमेंशन आ गया, ऑर्डर्ड बेसिस आ गया। तो ये देखो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे ग्राम स्मिथ थ्योरम वगैरह, आइसोमॉर्फिज्म, ये आ गया, ठीक है। इसी के अंदर ही ना आपका जो यहाँ पे आप जाओगे सेकंड वाले पे, हायर लेवल पे, इसी के अंदर जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो यहाँ से लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूज ऑफ रैंक, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, जिसमें ये देखो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से भी सारा करके दिखाया हुआ है। तो इसी के अंदर ही जो अभी हम बात कर रहे थे ना, सिस्टम ऑफ कि नो सोल्यूशन, और वो सारा इसी के अंदर जो है ना हमने अच्छे से करवाया हुआ, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इसके अंदर यूनिक सोल्यूशन, ये सिंपल 11th 12th लेवल का है। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स वाला मिल जाएगा, ये आपका होमोजीनियस वाला आ गया, और फिर नेक्स्ट आपका नॉन होमोजीनियस ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स वाला आ जाएगा क्वेश्चन। यहाँ देखो 3, 10 और 9 से ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लाइन लगा दी थी, ठीक है, तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स वाला यहाँ पे करके आपका दिखाया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे देखो हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स से करके दिखाया हुआ है, ठीक है। जब मेरे पास रैंक जो है, इन दोनों का रैंक इक्वल होता है, बट एन जो वेरिएबल होते हैं उससे छोटा होता है, तो उस केस के अंदर मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। अगर मेरे पास रैंक इक्वल होता है, ये वाली चीज है, और उसके बाद रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का 3 है तो नो सोल्यूशन आता है। रैंक अगर दोनों का अलग अलग आ जाता है, ठीक है, रैंक इक्वल है और एन के इक्वल है तो मेरा यूनिक सोल्यूशन आता है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको बताना था, ठीक है। इस टाइप से ही आपको जो है ना लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, थोड़ा सा बैक करते हैं हम। देखो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी सारा कंप्लीट है, रियल एनालिसिस कंप्लीट है, एक लेक्चर रहता है मैं करवा दूंगा, लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट है, मैट्रिक स्पेस कंप्लीट है, अलजेब्रा कंप्लीट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये ग्रेजुएशन का पोर्शन काफी है इसमें, ओडी आ गया, पीडी आ गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ गया, लाप्लास फोरियर आ गया, रेमान आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ और टॉपिक बचे हुए अभी हमें यहाँ पे करवाने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। कुछ लोग अभी कमेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि सर बीच में आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, सोल्यूशन पूरा करवाओ। देखो जी, ऐसा है कि मैं आपको ये बोलता हूं कि जो चीज मैंने दी हुई है, मैं दावे से कहता हूं वो अच्छी है, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने साथ साथ कवर कराए हुए हैं। हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमने साथ साथ कवर कराए हुए हैं। तो ये सब चीजें अगर हम नहीं दिखाएंगे, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो कौन दिखाएगा? फिर तो वो लोग ऐसे ही बोल देंगे कि मेरा अच्छा कोर्स है आप ले लोगे। मैं आपको बोलूं, कोई भी टीचर हो,
आप उनसे बोलो आप हमें प्रॉपर पूरा कोर्स दिखाइए कि आप करवा क्या रहे हो, एक्चुअल हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं। इसके अंदर मैंने इतनी सारी वीडियोस डेमो पर्पस के लिए, मुझे लगता है 40-50 वीडियो तो फ्री कर रखे हैं डेमो पर्पस के लिए, ताकि आप पहले डेमो देखो, आपको समझ में आए तो कोर्स लो, अदरवाइज मत लो, ठीक है। तो इसीलिए दिखाना, और मार्केट में आप कभी भी कोई भी चीज लेने जाते हो तो आपको अगर वो 10 चीजें नहीं दिखाएगा तो आप परखोगे कैसे कौन सी चीज अच्छी है। तो सभी टीचर्स को बोलो कि हमें कोर्स पूरा प्रॉपर दिखाइए, ठीक है, तभी हम कोर्स उसका परचेज करेंगे जिसका हमें पसंद आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से एप्लीकेशन को विजिट करके आप देख सकते हो, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी जैसे कि टीजीटी पीजीटी की, ऑल ओवर इंडिया में डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, एमपी, बिहार, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, स्टेट कोई भी हो। इज द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना डायगोनल एलिजिबल। अगर मेरे पास वो कह रहा है कि मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनल एलिजिबल है, एंड इफ ए इज डायगोनल एलिजिबल देन फाइंड, अगर मेरे पास डायगोनल एलिजिबल है देन फाइंड एन इन्वर्टिबल मैट्रिक P, तो उसकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P हमें फाइंड आउट करनी है। इन्वर्टिबल का मतलब पता है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि 1/a का डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। एंड डायगोनल मैट्रिक्स D हमें बताओ सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू D आ जाए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, चलो फिर भी करते हैं। देखो सबसे पहले तो डायगोनल एलिजिबल के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स के लिए होता क्या है कि या तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, मैंने आपको करवाया डायगोनल मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज करवाई हुई है, या तो आपकी आइगन वैल्यू डिफरेंट आ जाए, जैसे 1 2 3 तीनों, इसकी 3 आइगन वैल्यू आएंगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तीनों डिफरेंट आ गई तो डायगोनल एलिजिबल है। अगर तीनों डिफरेंट नहीं आई तो आइगन वेक्टर निकालेंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आनी चाहिए तीनों, तब मैं बोलता हूं वो डायगोनल एलिजिबल है। तो अगर वो हो जाती है तो उसके बाद का ये सारा प्रोसेस है नेक्स्ट जो अब हम करने वाले हैं। तो यहां देखो 3 चीजें हैं हमारे पास, एक तो हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये तीनों डिफरेंट है तो डायगोनल एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अदरवाइज नहीं है तो फिर अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमें क्या आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने होंगे। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मेरी डायगोनल एलिजिबल है। चेक if are enough linearly independent eigen vector to form a basis of RQ, मतलब तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास क्या है, डायगोनल एलिजिबल है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज मैंने वहां पे आपको करवाई है। तो यहाँ पे इसका आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है a माइनस लेमडा आई करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि क्या करते हैं, a माइनस में लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट a माइनस लेमडा आई माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा डायगोनल एलिमेंट पे, इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, जल्दी से सोल्व होगी नहीं। तो अगर मैं लेमडा इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो ये यहाँ पे देखो 1 माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 4 आ रहा है, माइनस का 5 प्लस का 2, तो यहाँ पे 4 और 2 6 इज इक्वल टू 0 आ रहा। तो ये इसका एक रूट बन गया, ये रूट बन गया। तो सिंथेटिक डिवीजन याद होगा आपको, मैंने आपको काफी क्वेश्चनों के अंदर भी इसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ऐसे हम लिखते हैं उसको कि यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट है माइनस का 1, नेक्स्ट का कोफिशिएंट है 4, नेक्स्ट कोफिशिएंट है माइनस का 5 और नेक्स्ट कोफिशिएंट है 2। इस जो भी मेरी होगी उसका कोफिशिएंट लिख लो। और -1 अगर मेरे पास लेमडा इज इक्वल टू 1 मेरे पास क्या बना है, उसका रूट बना है, तो 1 से उसको सिंथेटिक डिवीजन लगाओ, 1 1 1 इंटू 1, तो यहाँ पे देखो ये तो -1 का -1 ही आ जाएगा सीधा सीधा, 1 इंटू -1 -1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, 1 इंटू -2 तो -2 यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आया, ठीक है, ये मेरे पास माइनस लेमडा प्लस का 3 माइनस लेमडा स्केयर प्लस का 3 लेमडा माइनस इज इक्वल टू 0, माइनस लेमडा स्केयर प्लस 3 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वहां से मेरे पास 2 रूट और आ जाएंगे, 3 रूट मेरे पास आ जाएंगे, तीनों अगर डिफरेंट है तो डायगोनल एलिजिबल है, अदरवाइज फिर हमें आइगन वेक्टर चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट किया कि लेमडा इज इक्वल टू 1 मैंने पुट किया, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पे ये मेरे पास इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, ठीक है। लेमडा -1 पोलिनोमियल जो है इसका रूट होगा, तो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन लगाया, -1 3 और -2 0, वही सेम चीज, -1 3 -2 और 0, ठीक है, समझ में आया, ये चीज आ गई। उसके बाद यहाँ पे इसकी एक इक्वेशन बनी, माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आए, रूट आए, इस इक्वेशन से मेरे पास ये इक्वेशन बनी, माइनस उधर चला गया, लेमडा इज इक्वल टू 1 और 2, तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 1 और 2 दो रूट आए, और पहले मैंने एक जो पीछे भी माना जो हमने लेट किया था लेमडा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 3 रूट आ गए, जिसमें से जो लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है ना, उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, मतलब वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डायगोनल एलिजिबल नहीं हो सकता उस कॉन्सेप्ट से। तो अब हमें आइगन वेक्टर निकालने ही पड़ेंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप इसको करोगे ना, अगर आप जब भी प्रिपरेशन करते हो, जब आप
एक तो होता है कि जल्दी से जल्दी मैंने 10 क्वेश्चन करने, आज 50 क्वेश्चन सोल्व करने, 100 क्वेश्चन सोल्व करने, सर कितने घंटे पढ़ूं, 6 घंटे पढ़ूं, 10 घंटे पढ़ूं, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगी, लेंथी पेपर आता है ये वो। एक तो ये है तरीका। एक होता है कि कोई भी, अब देखो कोई भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, एक एक चीज अब आपको माइंड में बैठ रही है, डायगोनलाइजेबल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। प्रॉपर्टी आती थी तो आइगन वैल्यू डिफरेंट आते डायगोनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा, आइगन वेक्टर हमें निकालने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो 2-4 बार अगर आपको टाइम लगेगा भी स्टार्टिंग में, बट आपको नेक्स्ट बहुत ही इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के ऊपर आइगन वेक्टर हम कैसे निकालते थे, लैम्डा इज इक्वल टू 1 a माइनस यहाँ पे 1। ठीक है, आई क्यों लगाया, क्योंकि 1 इंटू आई आएगा, 1 इंटू आई v इज इक्वल टू 0। तो यहां से v1 और v2 मेरे दो वेक्टर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये आपको निकालने आते हैं इजीली, आपने ग्रेजुएशन की बुक के अंदर पढ़ा हुआ है। आइगन वेक्टर आगे ऐसे ही नेक्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे आइगन वेक्टर आ जाएगा a माइनस में 2i v, तो यहाँ पे v3 आ जाएगा। अब v1 v2 v3 आपस के अंदर तीनों अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं वो नॉन जीरो आना चाहिए, इसका मतलब वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि v1 v2 v3 क्या है, मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे, क्योंकि v3 इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2, या आप कोई भी बोल सकते हो v1 इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 एंड v3, मतलब उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा, मतलब उसकी कोई भी ऑपरेशन में लगा रहा हूं, ठीक है, इस टाइप से नहीं लिखा जा रहा। मान लीजिए v3 को मैं ये नहीं लिख सकता कि v1 प्लस में v2 इस टाइप से, या v3 को मैं ये नहीं लिख सकता कि 2v1 माइनस में 3v2 इस टाइप से, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं लिख सकता, या ऐसे नहीं लिख सकता v3 प्लस में 2v2 इस टाइप से, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं लिखे जा रहे। इट मींस क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो वो क्या हो गए, डायगोनलाइजेबल हो गए। ठीक है, अब ये तीनों जो आए v1 v2 v3, इन तीनों वेक्टर से ही वो मेरे पास जो मैट्रिक्स मेरी बनेगी p बनेगी। ठीक है, अब a मैट्रिक्स मेरी पहले से है जो मेरे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और p मेरी आ चुकी है। ठीक है, अब डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, जो मेरे डायगोनल के एलिमेंट आए हैं, तो इज इक्वल टू जो d आएगा ना, p इनवर्स a p इज इक्वल टू d, वो d है मेरा डायगोनल के ऊपर मेरे आइगन वैल्यू रख देंगे 1 1 2। ठीक है, 1 1 2 तीन आइगन वैल्यू है ना, वो मेरी रख देंगे, उसके बाद हम उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो मेरी बनेगी, ठीक है, डी, वो मेरी क्या बनेगी 1 1 2, यहां पे क्या है 1 1 2 आर आइगन वैल्यूज। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू यहां पे रख देंगे तो ये मेरी डी बन जाएगी। तो यहां पे हम वेरीफाई लास्ट में कर देंगे, पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी आएगा, पी मेरे पास यहां है। अब इसका इनवर्स निकालना है, अब ये 11th 12th वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इनवर्स आपको निकालना आता है। ठीक है ना, कि P का इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन P का डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ P, इसका एडजॉइंट ऑफ P निकाल दोगे, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे, P का इनवर्स आ जाएगा, A मेरी मैट्रिक्स है, फिर से P रख दोगे इज इक्वल टू डी आ रही होगी, वेरीफाई कर दोगे। थोड़ा सा 10 नंबर के अकॉर्डिंग लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, बट आप कर लोगे, आराम से हो जाएगा। तो यहां तक मेन कॉन्सेप्ट था, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाले जो थोड़े टफ क्वेश्चन थे ना, वो यही थे, लीनियर अलजेब्रा के ही थोड़े बहुत, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बिल्कुल इजी थे कि 2-4 मिनट के अंदर ही होने वाले थे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 का मॉडुलस, z2 का मॉड, z3 का मॉड इज इक्वल टू, ये सारा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, देन द डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू, इसकी डिटरमिनेंट मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन डाला था, शायद एग्जैक्ट नहीं होगा बट ऐसा क्वेश्चन डाला था। z1 प्लस z2 प्लस z3 का मोड आ गया। ठीक है, अब यहां पे एक चीज है कि यहां पे अगर मैं z1 की बात करूं वो भी 1 है, z2 की बात करूं वो भी 1 है, z3 की अगर मैं बात करूं वो भी 1 है। तो ये मेरे पास क्या है, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल के अंदर, ऐसे ये भी यूनिट सर्कल, ये भी यूनिट सर्कल के अंदर है। ठीक है, क्योंकि z का मोड ही लेस देन 1 है। ठीक है, तो एक यूनिट सर्कल के अंदर है, ठीक है, जिसकी रेडियस मेरी क्या है 1 है, यूनिट सर्कल के अंदर है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसको, इस कॉन्सेप्ट से हम क्या कह सकते हैं कि z इंटू में, जैसे मान लीजिए z1 का बार इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, z2 का बार इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, z3 का बार इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि 1/z1 है हमारे पास, 1/z1 इज इक्वल टू z1 का बार, और 1/z2 इज इक्वल टू z2 का बार, ऐसे ही 1/z3 इज इक्वल टू z3 का बार आ जाएगा। तो इसको हम ये सारे को इसमें पुट कर देंगे, z1 z2 z3 का बार, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 का बार। ठीक है, जो बार होता है सब पे बार आ जाता है, इज इक्वल टू 1 तो पहले से दिया ही हुआ है। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, 1 दिया हुआ है, इसको मैंने बस ये पुट किया, तो बार हट जाएगा मॉडुलस के कारण, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है,
z1 प्लस z3 इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट सिंपल हमारे पास क्या है, किसके अंदर आता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, 11th 12th का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है ना नीचे ये भी कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन कहां से आए थे, तो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं कि ये लीनियर अलजेब्रा से था तो ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, ये 11th 12th से था तो 6 क्वेश्चन, लगभग 5-6 क्वेश्चन ग्रेजुएशन से आए थे, 12 क्वेश्चन आपके, 12 से भी 13 क्वेश्चन मानो, 5 क्वेश्चन ग्रेजुएशन से, 13 क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, 12-13 क्वेश्चन आपके 11th 12th से आए थे, ऐसा नहीं कि सारा ही ग्रेजुएशन आया था। तो यहाँ पे वही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि ये मेरे पास क्या है, z1 का ये 1 है, तो ईच ऑफ z1 z2 z3 लाई इन द यूनिट सर्कल, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो यहाँ पे z1 का मोड इज इक्वल टू मोड नहीं बार, ठीक है, बार 1, ये भी 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय z1 का बार, इसको z1 का बार, z2 का बार, z3 का बार इसमें पुट कर दो, इज इक्वल टू 1 तो है ही, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बार अलग हो जाएगा, बार की प्रॉपर्टी होती है ऊपर बार आया था, कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने करवाई हुई है सारी प्रॉपर्टीज, और इस पे इसका फर्क पड़ता नहीं, तो मॉडुलस z का बार का मॉडुलस इज इक्वल टू z का मॉडुलस ही होता है, तो ये बार हट जाएगा, इज इक्वल टू 1, वही हमें प्रूव करके दिखाना था, इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब प्रूव नहीं, बताना था कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। देखो मेरे को पता है कि एक एक चीज अगर मैं खुद लिखता ना तो पता नहीं 2 घंटे 3 घंटे कितने घंटे, क्योंकि समझाना है ना, टाइम लगता है उसमें, इसलिए मैंने एक दिन मेरा सोल्यूशन लेट आया। ठीक है, 25 को आ रहा है, 23 को एग्जाम था, क्योंकि एग्जाम ही मेरे को लेट मिला था, 6 बजे मिल गया था, वैसे तो 6 बजे लाइव सेशन किया था मैंने, तो अब इसको ना टाइप कराने में थोड़ा टाइम लगता है, और एक एक चीज लिखने में कॉन्सेप्ट वाइज की लाइनें लिखनी है, स्टेप वाइज लिखनी है ना, तभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सोचो, मैं पानी पी लेता हूँ। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना आर, देखो क्वाड्रेटिक भी दे दिया, रूट की बात कर दी, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपीजीपी भी दे दिया। एपीजीपी दे दिया, नहीं एपीजीपी एचपी वाले चैप्टर से, सीक्वेंस सीरीज वाले चैप्टर से, तो एपी दे दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? के की वैल्यू। इसकी जो पीडीएफ फाइल है ना, वो आपको एप्लीकेशन आप विजिट करोगे ना, मिशन ट्रिपल एस भी, ठीक है, इस एप्लीकेशन पे जाओगे, इस एप्लीकेशन के ऊपर एक फ्री स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन होता है, वहां पे आपको इसका पेपर भी अटैच कर दूंगा पूरा कंप्लीट, और इसका सारा सोल्यूशन भी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, आर इन एपी, तो यहां पे देखो, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना आर इन एपी, अगर मेरे पास इसके रूट है, तो यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं इसको ए एक्स क्यूब, ठीक है, उससे मैं कंपेयर कर सकता हूं ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो याद है आपको, इसके अगर मैं रूट मानूं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, क्योंकि क्यूब में इक्वेशन है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है, सी बाय ए, और अल्फा बीटा और गामा डी माइनस डी बाई, याद है आपको इसके कॉन्सेप्ट, रूट, ये रूट हो जाएंगे। अगर मेरे पास रूट एपी के अंदर है, तो एपी के अंदर है, तो याद है हम कैसे, एपी के अंदर 3 रूट है यहाँ पे, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ऐसे हम रूट मानते हैं उसके, एपी के अंदर होते हैं। तो बस इतना ही आपको माइंड में आना चाहिए था जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो, क्योंकि मैं पेपर जो सोल्व करवा रहा हूं उसी अप्रोच से करवा रहा हूं कि आप उस टाइम एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में ये आ गया और ये कॉन्सेप्ट आ गया, अब इन दोनों का मिक्सचर करना है, बात ही खत्म। ठीक है, तो अब देखो सोल्यूशन इसका क्या है कि यहाँ पे इसको थोड़ा मैं साइड कर देता हूं, अरे यार उधर से ही हो जाता ना, चलो कोई बात नहीं, होगा नहीं ना, इसको ही अगर मैं नीचे कर दूं, ठीक है, चलिए जी, चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, कंपेयर मैंने कर दी, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो कि मैंने ऊपर आपको बता दिया। ठीक है, ए और बी सी डी सारे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो भी आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे इसका रिलेशन का यूज करेंगे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है,
सम ऑफ रूट जो कि मैंने वहां पे बता दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/8, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/8 3/2 हो जाएगा। ओके रिपोर्ट कब, जब मेरा तीनों का एडिशन अल्फा बीटा गामा मैंने यहाँ पे क्या माने ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तीनों का एडिशन करोगे, यहाँ पे देखो डी से डी कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा की वैल्यू आ गई, एक रूट आ गया, ठीक है, मजा आ गया। चलो जी एबीसीडी मान लो, अल्फा बीटा मान लो, बात एक ही है, मैंने यहाँ पे एबीसीडी माना था। उसके बाद है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, मतलब कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा यहाँ पे क्या माना मैंने, ये दो रूट और फिर फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पे इन्होंने अल्फा माना, यहाँ पे मैंने ए मान रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों वो हो गए, ठीक है, सी बाई ए, ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया हुआ सी बाई ए, सी यहाँ पे माइनस के बाई 8, माइनस के बाई 8 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में मेरे पास इसको पूरा सोल्व करने के बाद डी स्क्वायर में वैल्यू आ गई, जब अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी तब लास्ट में आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस 6/8, ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस डी बाई ए, ठीक है, ये तो आपको इजी आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया डी बाई ए, ठीक है, तो प्रोडक्ट कर दिया इनका माइनस डी बाई ए माइनस 3/8 हो गया, अल्फा को पुट कर दिया और यहाँ पे अल्फा को जो भी था अल्फा को 1 बाय पुट करने के बाद लास्ट में सब्स्टिट्यूट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, यहां से भी डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, डी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। तो पीछे वाले में अभी हमने देखी कि डी स्क्वायर की वैल्यू जो है मेरे पास कुछ ना कुछ आई थी, माइनस ये वाला अभी शो नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो नीचे आई थी, ये देखो डी स्क्वायर की वैल्यू आई थी k प्लस 6/8, उसको मैं 1 पुट कर दूंगा, 8 इधर आ जाएगा, 6 उधर, 8 माइनस 6 2, k इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, बात ही खत्म, ठीक है, तो वही चीज है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू उसमें मैं पुट कर दूंगा k प्लस 6/8, 1 वैल्यू पुट करते ही यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 8 इधर चल जाएगा, k इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक है, तो फाइनल मेरा आंसर क्या आ गया k इज इक्वल टू 2, बात ही खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 का बी पार्ट, 5 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा था, कोई भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना आ रही इन जीपी, अब जीपी के अंदर रूट है, एपी जीपी एचपी बहुत अच्छे से करवाई है मैंने आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, देन फाइंड ए रिलेशन पी क्यू आर के अंदर रिलेशन, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के अप्रोच से, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में किसी ने आया भी हुआ है ऑब्जेक्टिव में। अब जीपी के अंदर हम कैसे मानते हैं, याद है आपको, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, स्पेस है थोड़ा बहुत, इधर है स्पेस, ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं बता ही देता हूं जीपी के अंदर हम कैसे मानते हैं, क्योंकि हमें कॉमन रेशो आर सेम रखना होता है, तो ए बाई आर, 3 जब मेरी टर्म होती है ए बाई आर, फिर उसके बाद ए और नेक्स्ट ए आर, ए बाई आर ए और ए आर, ठीक है, तो जीपी के अंदर हम ऐसे मानते हैं, 3 टर्म होती हैं जब भी मेरी, अगर मेरी 4 टर्म होती है 4 भी मैंने सिखाई हुई है, 2 होती हैं 2 भी मैं ऐसे कर करके सिखाई हुई है सारी आपको, और जैसे मेरी एपी के अंदर 4 होती हैं 5 होती हैं, उसमें मैंने आपको बताया हुआ सारा कि कौन कौन सी टर्म कैसे कैसे माननी है। ए इज द कॉमन रेशो ऑफ जीपी सीक्वेंस, ठीक है, तो यहाँ पे ए मेरा कॉमन रेशो है इसका, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करूंगा, आर मेरा कॉमन रेशो आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा आर आएगा, वेयर ए इज द लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आएगा आर, कोई नहीं, कई बार हो जाती गलती छोटी मोटी, ठीक है, चलो आर कॉमन रेशो आ गया। अब बात करता हूं मैं सम ऑफ रूट की, तो तीनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, इनका a बाई आर प्लस ए प्लस आर इज इक्वल टू सम ऑफ रूट क्या होता है, वही माइनस बी बाई ए माइनस पी, ठीक है, माइनस पी, और ऐसे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एज ए टाइम, उसमें आ जाएगा q बाई 1 और नेक्स्ट में आ जाएगा माइनस आर, ठीक है, वही सेम चीज जो पीछे हमने की है वही। अब मैं क्वाड्रेटिक तो दोनों में सेम रहेगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि क्यूबिक इक्वेशन है, सॉरी, तो वो तो दोनों में सेम रहेगी, तो वही सेम वहां पे मैंने लगाई, बट यहाँ पे सिर्फ वहां पे एपी था, यहाँ पे जीपी हो गया, तीनों का एडिशन किया माइनस पी आया, ए कॉमन लिया, यहाँ से माइनस पी की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ से माइनस उधर चला गया, पी की वैल्यू आ गई, ऐसे ही क्यू की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एज ए टाइम, समझ आ रहा है ना, 2 की अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, वही सेम चीज, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए एक्स क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का जो है ना हमने यूज किया।
ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को वहां पे उसकी वैल्यू क्यू आ गई, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी ऐसे यहां से, ठीक है, ए कॉमन आ जाएगा बाहर और ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई हुई, ए स्क्वायर हर बार आ रहा था, क्यू की वैल्यू होगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्या कर देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट किया, ए आर से आर कट जाएगा, ए का क्यूब आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू माइनस ए का क्यूब। अब यहां ध्यान दो, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अगर मैं यहां पे पी का क्यूब कर दूं, इसका क्यूब कर दूं, और यहां पे देखो पी क्यूब इंटू में आर कर दूं, इसका क्यूब इंटू में ए का क्यूब, तो ए की पावर 6 हो जाएगा, इसका क्यूब कर दूं, ए की पावर 6 हो जाएगा। बाकी तो यहां देखो इसका भी क्यूब होगा, यहां इसका भी क्यूब होगा, तो यहां पे पी क्यूब इंटू में आर इज इक्वल टू क्यू का क्यूब आ गया, ठीक है। तो यही लास्ट में इसका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो यहां पे लास्ट में इसका रिलेशन क्या आ गया, पी क्यूब आर इज इक्वल टू क्यू का क्यूब। आप करके देख लो, पी का क्यूब करोगे ए का क्यूब आ जाएगा, इंटू में आर करोगे, यहां पे देखो क्योंकि इसका जब मैं क्यूब करूंगा, पी का क्यूब करूंगा, तो माइनस टाइम ए का क्यूब आएगा, और यहां भी माइनस इंटू आर करूंगा, माइनस टाइम ए का क्यूब, माइनस माइनस प्लस ए की पावर 6 हो जाएगा, और इसका क्यूब करूंगा ए की पावर 6 इक्वल हो गया। इसका क्यूब करूंगा, इस सारे का क्यूब होगा, यहां पे इसका क्यूब होगा, इंटू में आर है, तो यहां पे इन ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसका पी क्यूब आर इज इक्वल टू क्यू का क्यूब होगा, बात खत्म, ठीक है। चलें आगे, समझ आ रहा है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, आपको कमेंट करना अच्छा सा कि आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, मिशन DSSB, इसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के, चाहे वो हमने सब कुछ करवाया हुआ है, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, हमने क्या, मेरे सारे लेक्चर है नहीं, लीनियर अलजेब्रा के, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, जिसमें नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ओडी, पीडी, रियल, कॉम्प्लेक्स, टोपोलॉजी, और उसके अलावा मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजी के अंदर ही आ गया, उसके अलावा असिम्प्टोट कर्वेचर हो गया, लाप्लास फूरियर हो गया, हम सब कुछ कवर कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपका छूटे नहीं। नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप कॉल कर सकते हो। कंसीडर रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर गिवन बाय आर एक्स एक्स आर वाई एक्स माइनस वाई प्लस √3, ठीक है, यह है इरेशनल नंबर। तो यहां पे मेरे पास क्या प्रूव करना है, प्रूव या डिसप्रूव करो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो देखो, ध्यान से देखो कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इन दोनों को y को v में x पुट कर देता हूं, ठीक है, और प्लस में मेरा √3 आ जाएगा, तो √3 मेरे पास क्या बनना चाहिए, इरेशनल बनना चाहिए, ठीक है, इरेशनल बन रहा है। रिफ्लेक्सिव में यही होता है, हम ए पुट करते हैं, ठीक है, या आप इसको ए भी पुट कर सकते हो, या x भी पुट कर सकते हो, ठीक है, तो ए मैंने पुट कर दिया, वही बात, ठीक है, ए आर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं सिमेट्रिसिटी की बात करता हूँ, उस केस में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई प्लस √3 इरेशनल है, तो y इधर आ जाएगा -x प्लस √3, ये भी इरेशनल है। आप बोलोगे ये तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें √3 है साथ में। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल मानूं, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर पुट करूं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -√3 पुट करूं, तो इस केस में यहां देखो 2 प्लस √3 हो जाएगा, ये तो मेरा इरेशनल आ रहा है क्योंकि √3 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें y इधर आ जाएगा, तो y आगे आ जाएगा माइनस का √3, क्योंकि y इज इक्वल टू ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है, x माइनस का x है तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और प्लस का √3 ये जाएगा कट, इज इक्वल टू आएगा -√3, ये मेरा रैशनल है ना कि इरेशनल है, ठीक है। सो नॉट सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इट मींस क्या है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए थी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आराम से जो है ना इसको सोल्व ही करना है। अब आप कितना भी लंबा इसको लिख सकते हो, माइंड में बस एक रफ वर्क जरूर करके देख लिया करो कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। देखो आप रिफ्लेक्सिव के लिए वही जो भी लाइनें आप लिखते हो सारी की सारी वही है, x r x है ना, तो x पुट करोगे, x माइनस कट जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 क्या है, इरेशनल ही है, ठीक है, √3 क्या है, शुड बी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये वाला हो गया, ठीक है, ये मेरा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट जो मेरा सिमेट्रिक वाला केस है, अब मैंने रिफ्लेक्सिव वाला किया, मेरा सिमेट्रिक वाला केस है, उसके अंदर तो हमें x r y और y r x यही करना पड़ेगा उल्टा, ठीक है, x y और y x। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे 2 मान लेता हूं, इसको मैं -√3 मान लेता हूं, इस केस में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला बन जाएगा मेरा इरेशनल। बट जब मैं जैसे ही उल्टा करता हूं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया -√3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, -√3 कैंसिल हो जाएगा, -2 बच जाएगा, वो मेरा है रैशनल, तो नॉट सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक अगर नहीं है तो एक कंडीशन भी अगर फेल हो जाती है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिविटी करने की जरूरत ही नहीं है, एक कंडीशन फेल, इट मींस क्या है, वो मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, समझ में आती है बात? चलिए आगे। चलिए जी, हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन रह चुके हैं। ठीक है, चाहे तो पहले से लिखा हुआ है सब कुछ, बट फिर भी मेहनत लगती है, क्योंकि आप बात ये समझो कि ये मत सोचना कि पहले से लिखा हुआ है, बट ये सोचना कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी चीज करवाई जा रही है समझ में आ रहा है तो आपका भला हो रहा है। ठीक है, तो आप कभी इससे मत सोचा करो, कई बार कुछ टीचर हैं कि पहले से लिखा हुआ रहता है उनका, वो समझाते हैं, हमें समझने से मेन मतलब रखना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं टीचर को एक एक चीज लिख के बतानी चाहिए, आपका टाइम भी उसमें ज्यादा वेस्ट होता है। देखो, बाय लेबनीज रूल फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ इतना। अब इसका फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन करेंगे, y1 आ जाएगा, x की पावर जब मेरे पास ये u इंटू वी से होगा, ये u है ये v है, n-1 x की पावर n-2 हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में log x का क्या हो जाएगा 1/x, ये एज इट इज। ठीक है, प्लस में n2 में इसका हो जाएगा 1/x से 2 टाइम करोगे 3 टाइम करोगे है ना, 2 टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा n, ये वाला आगे आएगा तो n-1 n-2 फैक्टोरियल टाइप बनता चला जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, x की पावर n-3 आ जाएगा, n2 में log x आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये अगर मैं इसको एक और तरीका अगर मैं लगाऊं, x को उधर ले जाऊं, x इंटू y1 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर देता हूं सब जगह, यहां से x से मल्टीप्लाई करोगे तो n-1 x की पावर n-1 इंटू में log x आ जाएगा, प्लस में x की पावर n-1। अगर मैं इसको देखूं, ये एज इट इज ऊपर वाला बन रहा है तो x y1 इज इक्वल टू n-1 और ये आ गया y प्लस में x की पावर n-1, तो ये मेरा x y1 आ गया। ऐसे फिर इसका मैं आगे फिर डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, x इंटू y1 का y2 आ जाएगा, प्लस y1 एज इट इज इसका 1 आ जाएगा, और इसका मेरा n-1 तो एज इट इज रहेगा ही, इसका y1 आ जाएगा, प्लस इसका n-1 x की पावर n-2, ऐसे फिर आगे चलता चला जाएगा। बट लेबनीज रूल से हम nth इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि ऐसे तो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें लेबनीज रूल से nth डेरिवेटिव निकालना है, हमारे सामने ऑप्शन नहीं है कि भाई ऑप्शन में पुट कर दें और हम सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन होता तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को मैं कर देता। तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, उसके बाद तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं रह जाती। देखो ध्यान से, क्या है कि y इज इक्वल टू ये है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया मैंने फर्स्ट को, वही सेम चीज n-1 आगे आ गया एज इट इज, प्लस log x, प्लस में ये x की पावर n-1 log x क्या आ गया 1/x को मैं उधर ले गया, x y1 ये आ गया, और ये वाला सारा आ गया जो कि अभी मैंने आपको करके भी दिखाया। ठीक है, वैसे उसको मिटाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनफ स्पेस था। फिर उसके बाद मैंने सेकंड को अब डिफरेंशिएट किया n-1 टाइम तक। अब यहाँ देखो x y1 है, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो y2 आ गया था, x y2। ठीक है, समझ आ रही है, बट यहाँ पे n टाइम तक जब मैं करूंगा तो 1 पहले से पड़ा हुआ है, तो n-1 टाइम तक, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा n आ जाएगा, तो yn आ जाएगा x yn, प्लस में यहाँ पे जब मैं लेबनीज रूल लगाऊंगा। ठीक है, तो लेबनीज रूल आपको ध्यान में होगा कैसे लगता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 c1 y, ये घटते क्रम में जाएगा, y n-1 x का क्या आ जाएगा 1। कैसे देखो, x y1 इज इक्वल टू x की पावर n-1। ठीक है, तो x y2 प्लस में y1 इंटू में 1 x का 1। ठीक है, तो यहाँ पे y2 था, यहाँ पे y1 था। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू में y1 का yn आ जाएगा, क्योंकि n-1 तक डेरिवेटिव हो रहा है, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो जहां पे y1 था y2 आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे n-1 तक डेरिवेटिव yn आ गया, प्लस में यहाँ पे y1 आया घटते क्रम में, y की पावर n-1 आएगी, यहाँ पे n है तो यहाँ पे एक और कम हो जाएगी। ठीक है, nth डेरिवेटिव जो मैंने किया, और साथ में क्या हो जाएगा n-1 c1 लगा देंगे। ठीक है, लेबनीज जो है हम एनसीआर से जब करते थे लेबनीज थ्योरम लगाते थे। ठीक है, तो n-1 c1 आ जाएगा, तो ये n-1 ही बच जाएगा, तो यहाँ पे, और इंटू में क्या है x का हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो x की पावर n-1 है, बार बार ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n-1 आएगा, फिर इंटू में n-2 आ जाएगा ऊपर से, सॉरी ये क्या आएगा मेरे पास n-1 आगे आ जाएगा, x की पावर n-2 हो जाएगा, प्लस में n-1 y1 हो जाएगा। ठीक है, तो n-1 y1 हो जाएगा, y का y1 हो रहा है, y1 का y2 हो रहा है, y1 का n-1 तक yn हो जाता था, y का सिंपल का y1 हो रहा है,
और वहां पे n-1 में क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, इनटू में n-1 आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1, फिर n-2, n-3, ऐसे चलता चलता n-1 का फैक्टोरियल, n-1, n-2, n-3 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, n-1, n-2, n-3 अप टू सो ऑन, जो भी चलता चला जाएगा तो इज इक्वल टू n माइनस इनटू में 1 आ जाएगा लास्ट में, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 5 का फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। उसी टाइप से ये मैंने सारा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक। अब तो क्या है, सोल्व ही करना है, n-1 c1 को n-1 लिख सकते हैं, उससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। n-1 c1 को n-1 ऊपर एज इट इज उसका मतलब फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। नहीं, ये एज इट इज NCR n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, अच्छा n का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 का फैक्टोरियल इनटू में हो जाएगा n का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस r होता है ना, ठीक है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू में r का फैक्टोरियल, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे n का फैक्टोरियल ऊपर से जब काटोगे, जब n-1 का फैक्टोरियल है, बट ये तो गलत, -2 आ जाएगा ना, माइनस का 1 होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, n-2 का फैक्टोरियल, तो ऊपर से जब कटेगा तो n-1 ही बच जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से n-1 आ गया, समझ में आया। तो उसके बाद यहाँ पे x, yn और n-1 ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, कट, ठीक है। और n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में ये वाला x जो है वो नीचे चला जाएगा। तो आंसर मेरा फाइनल क्या आया, ये वाला y की yn nth डेरिवेटिव उसने पूछा था, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में x आ गया, ठीक है। समझ में आती है बात, चले आगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय x स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं लिमिट इसकी प्रूव करता हूं, इतना सिंपल क्वेश्चन था, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ऐसे ही तो प्रूव करूंगा, बट यहां पे x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे x टेंड्स टू 0 माइनस की बात करता हूं या x टेंड्स टू 0 प्लस की बात करता हूं, तो यहां पे 1 बाय x स्क्वायर, तो अगर मैं यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 यही तो करूंगा, ठीक है, 0 माइनस h का स्क्वायर, उससे क्या फर्क पड़ेगा, 1/0 इन्फिनिटी ही जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये सॉरी ये तो 0, ये 0 माइनस, हाँ ठीक है, ये 0 प्लस h है, तो इसका स्क्वायर माइनस h, क्योंकि स्क्वायर के कारण ये भी पॉजिटिव, ये अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस का इन्फिनिटी आता, बट यहाँ स्क्वायर के कारण ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इन्फिनिटी, तो दोनों इन्फिनिटी आ गई। यही तो हमें प्रूव करना था, बट इसको लैंग्वेज के फॉर्म के अंदर बस इसको लिख दो, बात खत्म। कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए उस टाइम जब आप एग्जाम के अंदर बैठे हो, ठीक है। चलो जी, तो x 0 प्लस, जब मैंने राइट हैंड लिमिट ली, x स्क्वायर अप्रोचिंग टू 0 ही रहेगा, प्लस में ले लो चाहे माइनस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा किस पे जाता रहेगा, प्लस इन्फिनिटी पे ही जाता रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 के अंदर 0 माइनस लिया तो वो भी उसके अंदर जाता रहेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर लिखना जो है ना वो देख लो आप, ठीक है। मेन क्या है, लैंग्वेज फॉर्म के अंदर की लिमिट x टेंड्स टू, क्या हो गया, सही है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय x के इन्फिनिटी आता रहेगा दोनों ही केस के अंदर, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। मैं साइड में थोड़ा सा कर देता हूं, 0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय में 0 माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी ही आ रहा है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, टू 0 1 बाय 0 प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी ही आ रहा है, ठीक है। दोनों ही केस के अंदर थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म के अंदर कैसे लिखना है वो देख लो आप, ठीक है बस। बट वैसे ये 10 नंबर में आना नहीं चाहिए था, बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। फाइंड द वैल्यू, देखो 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, 8 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो पूरा खत्म ही कर देते हैं एक लेक्चर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इतना वेयर गामा इज सर्कल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरे पास ये 3/2 का एक सर्कल है, यहाँ पे 3/2 इसकी रेडियस है, ठीक है। इसकी रेडियस की जो अंदर मेरा रेजिड्यू बनेगा, रेजिड्यू मैंने करवाया हुआ आपको अच्छे से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आप जाओगे तो वहां पे मैंने रेजिड्यू करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद उसमें सिंगुलैरिटीज होगी, पोल हो गया, एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी, वो सारा करवाया हुआ, एनालिटिक फंक्शन हो गया, सब कुछ कराया हुआ। तो यहाँ पे देखो e की पावर z dz z-1 z+3 सारे कसकर, तो रेजिड्यू यहाँ पे क्या बन रहा है, z-1 इज इक्वल टू 0 पे, z इज इक्वल टू 1 पे बन रहा है, और z+3 इज इक्वल टू 0 पे
कैसे बन रहा है, z इज इक्वल टू -3 पे। तो z इज इक्वल टू -3 का मोड लेते हैं हम, वो आ गया 3, जो कि मेरा, क्योंकि मोड देखते हैं हम हमेशा, 1 का मोड इज इक्वल टू 1, जो कि मेरा 3/2 से छोटा है, क्योंकि 3/2 हमें देखना है। ये तो बड़ा है, ये तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड, ठीक है। ये मेरे पास छोटा है तो इनसाइड, ये क्या हो जाएगा, इनसाइड। ये आउटसाइड, ये इनसाइड। तो इनसाइड वाला दिक्कत करता है तो हम लास्ट में उसका क्या लिखते हैं, 2 पाई आयोटा, और यहां पे मेरे पास क्या हो जाता है, जो भी इसका रेजिड्यू आता है, ठीक है, एफ जेड नोट, जो भी मेरा रेजिड्यू आएगा 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये जो मेरा पास है z-1, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, इसका रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, तो एफ जो भी मेरा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए अब ये z-1 है, तो z नोट याद है, z नोट इनटू में एफ जेड, क्योंकि नीचे z नोट पड़ा होता है, नीचे पड़ा होता है तो उससे कट हो जाता है, और उसकी वैल्यू लिमिट z टेंड्स टू z नोट पुट कर देते हैं, जो भी मेरी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसके बाद उसका रेजिड्यू आता है। तो मेन कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में आ गया, रेजिड्यू वाला। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो क्या है कि उसको सोल्व ही करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, ठीक है। चलो इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, रेजिड्यू जो थ्योरम है उससे हम क्या करेंगे, फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर क्या होता है मेरे पास, रेजिड्यू एफ जेड का यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इनसाइड गामा। इनसाइड गामा मतलब ये गामा जो है मेरे पास, जो मेरा इस टाइप से बनेगा 3/2 रेडियस का, इससे अंदर अंदर कौन सा है, तो यहाँ पे रेजिड्यू z इज इक्वल टू 1 पे और -3 पे बन रहा है, रेजिड्यू z इज इक्वल टू 1 पे बन रहा है और -3 पे बन रहा है, ठीक है। और ये रेजिड्यू बन रहा है क्या, मतलब पोल बन रहा है एक टाइप से, ठीक है। z इज इक्वल टू 1 पे पोल है ऑर्डर 1 का, और z इज इक्वल टू -3 पे पोल है ऑर्डर 2 का, क्योंकि पावर 2 है तो ऑर्डर 2 का पोल है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना साथ साथ। सिंगुलैरिटी क्या है, z इज इक्वल टू 1 पे इनसाइड है, ये तो बाहर है, ठीक है, क्योंकि -3 वाली मैंने अभी आपको करके दिखाया, -3 का मॉडुलस हम लेते हैं 3 है, 3/2 से बड़ी है, 3/2 क्या है 1.5 से 3 बड़ा है, बट 1.5 से 1 छोटा है, तो ये मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेरे पास आउटसाइड है, ये मेरे पास सिलेक्ट है इनसाइड है, क्योंकि सर्कल 1 का यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पॉइंट बन रहा होगा, वो सिंगुलैरिटी बन रही होगी, ठीक है, वो उसके अंदर है। तो यहाँ पे अगर वो अंदर है तो यहाँ पे उसका ही हमें लेना है, इनसाइड वाले का ही। अगर वो इनसाइड आता है तो 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, रेजिड्यू निकाल करके। रेजिड्यू निकालना हमें आता ही है, रेजिड्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था, एफ जेड नोट लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वही दिक्कत कर रहा होगा, z-1 z इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो समथिंग अपॉन में 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो z-1 से ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, z-1 e की पावर z, ये z-1 से 1 कट जाएगा, 1 पुट करोगे तो 1 + 3 4 का स्क्वायर 16 e की पावर 1, क्योंकि z टेंड्स टू 1 है, e अपॉन में 16 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2 पाई आयोटा से, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो e इंटू में पाई आयोटा अपॉन में आ जाएगा 8, मेरा फाइनल आंसर है, बात ही खत्म, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, समझ में आया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में ये कट जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट में i इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तो इसका रेजिड्यू क्या आ गया मेरे पास, फाइनल, ठीक है। मतलब यही उसने मेरे से पूछा था, उसने पूछा था फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, तो ये एक कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है, उससे भी ये हो सकता है, ठीक है। तो आंसर मेरे पास ये आ गया, ठीक है। 11 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मैं आपको देखो साथ साथ बता रहा हूं कि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से था क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन मैंने बताए, ठीक है। और उसके बाद सीक्वेंस सीरीज से आए थे, एपीजीपी एचपी वाले से, और उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आए थे, और सेट रिलेशन फंक्शन से 1 1 1 2 वाले आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको भी साथ साथ नोट करते रहना। ठीक है। A problem in mathematics is given to 3 student ABC. The chances of solving the problem ABC are, ये सोल्व करने के चांसेस है, ठीक है। रिस्पेक्टली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड। तो याद है आपको, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, हर किसी के अलग अलग चांसेस हैं, उसके प्रॉब्लम ना सोल्व होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 1 - 1/3, ठीक है, और 1 - 1/4, 1 - 1/5। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना सोल्व होने के, और उसको 1 में से माइनस कर देता हूं, तो प्रॉब्लम सोल्व होने का मेरा आ जाता है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यही तो होता है हमारा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें यही करना था।
आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे करना था। अब तो लैंग्वेज के अंदर लिखना ही है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी या नहीं सोल्व होगी, उस टाइप से आपको लैंग्वेज के अंदर लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अरे यार ऐसे करते हैं, इसको ही थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक नहीं, अब ठीक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब तो क्या ही है, लैंग्वेज फॉर्म के अंदर लिखना है कि भाई प्रॉब्लम है पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ए, प्रॉब्लम जब सोल्व नहीं होगी। ठीक है, स्टूडेंट डज नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, जब स्टूडेंट प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/1 वही चीज आ गई। अब प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहां पे इसका केस क्या होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इंटरसेक्शन में क्या होता है उसकी मल्टीप्लीकेशन होती है, पी ए डैश पी बी का कॉम्प्लीमेंट पी सी का कॉम्प्लीमेंट, तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/5, जो कि मैंने ऊपर करके वहां पे दिखाया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2/3 3/4 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कटेगा, यहाँ पे क्या क्या कटेगा देखो, 2 से तो काटने का फायदा नहीं, 4 से काट दो सीधा, 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, और यहाँ पे मेरा क्या है 2 था। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास फाइनल क्या आ गया 1 माइनस 2/5, तो 3/5 मेरा आंसर आ गया। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की अप्रोच से। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, बहुत बार पेपर्स के अंदर आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, बट वही अब लैंग्वेज की फॉर्म के अंदर थोड़ा बहुत आपको लिखना था ना। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन स्टूडेंट सोल्व द प्रॉब्लम, तो फिर से वही पी ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 माइनस में क्या हो जाएगा, उसका इंटरसेक्शन वाला हो जाएगा, 1 माइनस में वही होता है पी ए यूनियन बी यूनियन सी। कम से कम एक स्टूडेंट तो प्रॉब्लम को सोल्व करेगा ही करेगा, एटलीस्ट 1 स्टूडेंट सोल्व द प्रॉब्लम, तो 3/5 मेरा आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें पहाड़ नहीं पड़ना था। ठीक है, 12 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन रह गए। अब मेरे को साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर डालते भी रहना कि आपके कितने क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सही कितने हो रहे हैं। अब मैं कट ऑफ की बात थोड़ी सी कर लेता हूं। लास्ट टाइम अगर मैं 2023 की बात करूं, 2023 में 99 मार्क्स वालों को इंटरव्यू के अंदर बुलाया गया था, जिनके 99 मार्क्स थे, 100 ही मान लो, जिसके 10 क्वेश्चन सही थे, 18 में से 15 क्वेश्चन सही करने होते हैं आपको, जिसके 10 क्वेश्चन सही थे उसको इंटरव्यू के अंदर बुलाया गया था। सिलेक्शन किसका हुआ था, जिसके 118 नंबर थे ना, 117 नंबर, और उसका मेवात कैडर में सिलेक्शन हुआ था। अगर उसके इंटरव्यू के अंदर 7 नंबर आए हैं, 12.5 नंबर का इंटरव्यू है, उसके अगर 7 नंबर आए हैं तो 117 नंबर यहां से, ठीक है, तो 7 और 7 14, 124, मतलब कि नंबर उसके बनते हैं। तो 100 में से वो अलग बनाए थे, वो अलग बात है, उन्होंने जो 100 में से नॉर्मलाइजेशन करके बनाया था वो अलग चीज है, एवरेज करके बनाया था। बट आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो देखो थोड़ा सा टफ तो था ये वाला क्वेश्चन नंबर। अगर आपको इस सिलेक्शन की बात करनी है तो 2024 वाला जो ये वाला जो एग्जाम है 23/9/2024 वाला, ठीक है, 23/9/2024 वाला, इसके अंदर मैं मान के चलता हूं कि 9 क्वेश्चन वाला जो है इंटरव्यू के अंदर जाएगा, 90 नंबर वाला इंटरव्यू के अंदर जाएगा, सिलेक्ट होगा 100 से 105 के बीच वाला। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, इंटरव्यू में अच्छे नंबर लग जाते हैं तो 100 वाला भी हो सकता है, इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं लगते तो 105 110 तक जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीटें 500 सीटें हैं और यहाँ पे और कैंडिडेट भी कम ही है, ज्यादा नहीं कह सकते इतने, ठीक है, और 2 गुना लोग सिलेक्ट होने तो 1000 को इंटरव्यू में जाने का जो है ना मौका मिलेगा। तो उस केस के अंदर अगर मैं देखूं तो जिसके 90 नंबर है ना, 90-95 के आसपास है, ठीक है, उसका आराम से जो है इंटरव्यू के अंदर वो जा पाएंगे। ठीक है, ये भी दुविधा आपकी दूर होगी जो बार बार आप पूछते रहते हो कि कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। इन्वेस्टिगेट वेदर द फंक्शन एफ फंक्शन आर से आर पे जा रहा है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज 1 और ऑन 2। देखो 1 की बात करते हैं, 1 के अंदर हमने वही x और x है तो a और a पुट करते हैं, तो यहाँ पे सॉरी x1 इज इक्वल टू x2 हम ऐसा लगाते हैं, तो x की पावर 2016 है प्लस 1 है और यहाँ पे 2015 है। ऐसे ही मैं इसको x1 ले लेता हूँ, इसको x2 ले लूंगा, पावर 2015 है। अगर मैं बोथ साइड पावर जो है क्या कर दूं,
1/2015 कर दूं, ठीक है, और यहां भी ऐसे ही सेम कर दूं 1/2015, तो ये 2015 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां पे ये वाला मामला तो हमारा सेट हो गया, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 1 बचा, और ये सेट हो गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और 1 1 कट गया दोनों साइड, 1 1 भी सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, x1 की पावर 2016 इज इक्वल टू x2 की पावर 2016, ठीक है। अब 2016 क्योंकि यहाँ पे अंदर अगर मैं x1 को अगर मैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल, x1 इज इक्वल टू x2 है, ये कब हो सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 भी हो सकता है एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप पुट करके देख लो, क्योंकि ऊपर पावर इवन है तो माइनस वाला भी प्लस का रहेगा, क्योंकि fx इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन रहा है, f माइनस x, और जब ये हो जाता है तो उस केस में कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। ये दो केस आ गए ना, हमें तो एक केस चाहिए था, ये वाला x1 इज इक्वल टू x2, ये केस नहीं चाहिए था, तो 1 1 नहीं हो सकता, तो 1 1 तो हो गया कैंसिल, ठीक है। 1 1 का कहानी सुन लो पहले, 1 1 होगा कैंसिल, तो इसको हम लैंग्वेज फॉर्म के अंदर देख लेंगे। उसके बाद फिर मैं ऑन टू की कहानी भी आपको बताता हूं कि आपको ऑन टू देखना कैसे होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि राइट हैंड साइड जो आपकी जो मेरी रेंज आती है ना, उसमें हमें देखना होता है, रेंज पूरी की पूरी आर आ जाती है। चलो मैं आगे बात करता हूं, एक बार मैं ये वाला जो अभी समझाया वो देख लो, वही सेम चीज है कि 1 1 के लिए एफ इज इक्वल टू एफ बी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, यही हम देखते हैं मेन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये इसके इक्वल हो गया, तो हमने क्या किया, टेकिंग 2015 मतलब, ठीक है, 2050th रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। जैसे कि हम क्यूब रूट करते हैं तो 1/3 करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं तो 1/2 करते हैं, ऐसे 2015th रूट हो गया। मतलब कहने का ये हो गया कि a की पावर 2016 प्लस 1 सारे की पावर 2015 सारे की पावर 1/2015 किया हमने। ऐसे ही यहाँ पे b की पावर 2016 प्लस 1 सारे की पावर अगर 2015 है तो सारे की पावर 1/2015 किया हमने। अरे यार पूरा नहीं आएगा, नीचे कर देता हूं। ठीक है ना, वन बटे 2015, ठीक है, समझ में आया। ये किया, अब ये किया 2015 कट गया, जैसे कि मैंने पहले बताया 1 1 बचा, 1 1 भी बोथ साइड जो है ना ये बचेगा, 1 1 भी बोथ साइड कट जाएगा, कटने के बाद ये बचा, ये भी 2016, ये भी उस पावर 2016, मतलब इवन है तो a इज इक्वल टू बी भी आ सकता है, a इज इक्वल टू माइनस बी भी आ सकता है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं, a इज इक्वल टू बी भी हो सकता है और a इज इक्वल टू माइनस बी भी हो सकता है, जो कि 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। 1 1 के लिए x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए था, ना कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2 होना चाहिए था। तो ये मेरे पास नोट इंजेक्टिव हो जाएगा, मतलब नोट 1 1, ठीक है। 1 1 और इंजेक्टिव एक ही बात है, और ऑन टू क्या होता है, सरजेक्टिव होता है और बाइजेक्टिव होता है। 1 1 एंड ऑन टू दोनों होते हैं तो उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलने से पहले ऑन टू की। अब ऑन टू में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, यहां पे कर देता हूं, ठीक है। जो भी यहां पे एलिमेंट है ना, ठीक है, इमेज जो भी, उसकी हमेशा प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा उसकी क्या करनी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहां पे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ, बस बात खत्म, आपको समझ में आएगा, एग्जिस्ट प्री इमेज। अब यहां पे फंक्शन क्या है, आर से आर रियल पे जा रहा है। अब यहां से कोई एक पॉइंट अगर मैं उठाऊं और उसकी इमेज यहां पे ना हो, उसकी ये जो पॉइंट था उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, इट मींस क्या वो ऑन टू नहीं है, अदरवाइज ऑन टू है। तो मतलब कहने का पूरी रेंज जो है ना, रेंज ऐसी होनी चाहिए, पूरी आर होनी चाहिए। आर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है ना। आर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है, तो पूरी आनी चाहिए। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि a की पावर 2016 प्लस 1 है, यहां पे इसकी पावर 2015 है, अगर मैं बात करूं a की पावर 2016 है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से तो होगी, क्योंकि अगर मैं माइनस का पुट कर लेता हूं, पावर इवन है तो 0 माइनस का भी आएगा तो प्लस का रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा होगा, x को कुछ भी पुट कर लो, ठीक है, छोटा कभी नहीं बन सकता। अगर मैं इसमें क्या करूं, प्लस 1 कर दूं, तो वो हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 या 1 से। अगर मैं उसमें पावर क्या कर दूं, 2015 कर दूं, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 2015, फिर भी मेरा क्या है, 1 या 1 से बड़ा। तो मतलब इसकी जो रेंज आई ना, वो हमेशा 1 या 1 से बड़ी रहेगी इन्फिनिटी तक। इसकी रेंज जो है 1 या 1 से बड़ी रहेगी। अगर मैं इसमें
एलिमेंट ले लूं 1 या 1 से बड़ी रहेगी इसकी रेंज, क्योंकि कोडोमेन में एलिमेंट जो है, कोडोमेन क्या है उसकी आर है पूरी की पूरी, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाती है, तब मैं बोलता हूं वो ऑन टू है, अदरवाइज नहीं। कॉन्सेप्ट समझना। तो अगर मैं इसमें एलिमेंट उठाता हूं -3, अगर मैं इसमें एलिमेंट उठाता हूं -3, उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, इमेज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा ऐसा जो कि इसमें ना हो, -3 उठाता हूं, उसके -3 कुछ भी एलिमेंट यहां पे पुट करते रहो, यहां पे कुछ भी x को पुट करते रहो, कभी भी ये -3 नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमेशा 1 से लेके इंफिनिटी तक देता रहेगा। बट को डोमेन r कैरी है, r मेरा -3 आता है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, तो इट मींस क्या है, ऑन टू नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट समझा करो चीजों को, जब चीजें जो है ना अच्छे से समझ में आती है। लाइट चलेगी एक बार, ठीक है। तो अब हम देखो कि चेक ऑन टू के लिए जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट सारा समझाया वही है सारा का सारा, कि यहां पे ये हमेशा क्या होगा, देखो x की पावर 2016 जो भी मैंने आपको बताया कि 0 से बड़ा होगा, मैं साइड में लिख देता हूं, यहाँ पे उस टाइम जगह नहीं थी, ठीक है। तो x की पावर जो 2016 होगी वो हमेशा 0 है, 0 से बड़ा होगा, x की पावर 2016 होगी, प्लस अगर मैं 1 कर दूं वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, और ऐसे ही x की पावर 2016 प्लस 1 की पावर 2015 कर दूं वो ग्रेटर देन 1 होगी, तो रेंज मेरे पास क्या आ गई, 1 से इन्फिनिटी के बीच में आ गई, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। बट r का वहां पे हो जाएगा वो फेल, क्योंकि यहां पे हमेशा हर एलिमेंट की जो है मेरे पास प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो नहीं हो रही, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी के बीच में आ गया, तो इट मींस क्या हो गया, अरे यार फिर से दिक्कत आ गई, चलो इसको मैं सेट करता हूं, होगा नहीं, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा से जो है ना इसको वो कर देता हूँ, अब तो वही नहीं होगा ना, एक मिनट बस, टाइम लग जाता है कई बार। ठीक है, समझ में आया। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि इसकी जो रेंज है ना वो यहां पे है, अरे यार ब्लैक क्यों आ गया, इसमें टाइम बहुत लग जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी जो रेंज आई ना वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में आ गई, तो बट यहाँ पे माइनस के कोई एलिमेंट अगर मैं लूंगा राइट साइड, ठीक है, तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि -इंफिनिटी से 1 के बीच में कुछ भी एलिमेंट उसमें कभी भी नहीं आएंगे, बल्कि कोड मेन में एलिमेंट है r है, पूरा कोड मेन में -इंफिनिटी, तो इसीलिए वो क्या होगा मेरे पास, नॉट ऑन टू, तो वो ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। x की पावर 2016 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की पावर 2016 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x की पावर 2016 प्लस 1 सारे की पावर 2015 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो रेंज मेरे पास क्या होगी, 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। बट r जो है मेरे पास वो क्या होता है, -इंफिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसीलिए कोई भी एलिमेंट अगर मैं लूंगा वो एग्जिस्ट उसमें नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया -5 का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज, ठीक है, तो इसीलिए वो ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आया। अब लग रहा होगा इजी है, पेपर में इतना टफ भी नहीं था, हाँ 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ करके जो वो वाले जो थे ना इमेज ऑफ कर्नल और वो वाले थे, उसको छोड़ करके बाकी क्वेश्चन लगभग सही थे। लेट P एंड Q बी 2 डिस्टिंक्ट प्राइम, कोई 2 डिस्टिंक्ट प्राइम है, ठीक है, देन P की पावर Q-1 Q की पावर P-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर मोड PQ। तो ये हमारे पास जो फरमाट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो हमने नंबर थ्योरी के अंदर मैंने आपको करवाया हुआ है उसका कॉन्सेप्ट है। देखो ये जो P मेरा प्राइम होता है, Q मेरा इसमें प्राइम होता है, तो P की पावर यहां पे देखो, P की पावर देखो, P की पावर अगर मैं बात करूं, साइड में कर देता हूं, देखो P की पावर अगर मैं बात करूं Q-1, तो ये मल्टीपल ऑफ P है, P की पावर है कुछ ना कुछ, तो P की पावर 1 2 3 4 P का मल्टीपल है, इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं 0 मोड P। क्यों नहीं लिख सकता, इसका मतलब क्या होता है, 0 इधर माइनस हो गया और P उससे डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे
जो एलिमेंट होता है वो p से डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये p का मल्टीपल है तो p से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर ही तो आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये मैं लिख रहा हूँ 5 की पावर 3 इज इक्वल टू g mod 5, ठीक है, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 0 है। 5 से इसको डिवाइड कर दो 5 का क्यूब को, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 125/5, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही क्यू के फॉर्मेट को भी लिख सकता हूँ, क्यू की पावर p-1 इज इक्वल टू 0 mod q, ऐसे ये भी लिख सकता हूं। तो इन दोनों का एडिशन करूंगा और एक मेरी फरमाट थ्योरम है, फरमाट लिटिल थ्योरम, उसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो उन दोनों से जो है ना ये वाला क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है। अब इसका क्या करें, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, अब सेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, p की पावर q-1 क्या है, मल्टीपल है p का, तो उसको मैं ये लिख सकता हूँ। मैंने आपको करके भी दिखा दिया, एग्जांपल भी आपको बता दिया। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारे पास फर्मेट्स जो लिटिल थ्योरम है वो आ जाएगी। वो क्या होती है, ध्यान से देखो, लिटिल थ्योरम जो कि मेरे पास क्या होती है, q की पावर p-1 इज इक्वल टू 1 mod p, ठीक है। एक मेरे पास और क्या हो जाएगा, q की पावर p-1 1 mod p, q की पावर p-1 इज इक्वल टू 1 mod p, ठीक है। ये होती है कि अगर मैं यहां पे बात करूं, क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं करने चाहिए, सिंस q इज नॉट डिविजिबल बाय p, ठीक है। तो q जो है डिविजिबल नहीं है, p q को डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे p की पावर माइनस, जब p प्राइम है, यहाँ पे p प्राइम है, p-1 लग गया तो यहाँ पे 1 आता है। तो ये फरमाट थ्योरम होती है। ऐसे ही ये q के अंदर आई है तो p के अंदर क्या हो जाएगी, मोड क्यू। अब यहां पे बस इसी का एक कंसेप्ट का यूज करके हम जो है आंसर निकालेंगे। तो क्योंकि यहां पे ये है, इसको और इसमें ऐड कर दूंगा, यहां पे p और p, ये देखो p और p 0 + 1 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, इसको इसमें ऐड करूंगा, p की पावर q-1 q की पावर p-1, p की पावर q-1 q की पावर p-1, इन दोनों को ऐड किया मैंने, इसको और इसको, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 1 mod p आ गया, p को। और यहाँ पे इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, p की पावर q-1 और q की पावर p-1, 0 + 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट में वही हम करने वाले हैं, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है। p की पावर q-1 q की पावर p-1, ये 1 + 0 1 mod। तो ये चीज, अब ये किस में आ गया, ये हमारा आ गया 1 mod q के अंदर, 1 mod p के अंदर, क्या, ये वाला, ये वाला। अब इन दोनों से अगर मैं देखूं, हमें वही निकालना था, कॉन्ग्रुएंट किसके। अब यहां पे 1 mod p है, यहां पे 1 mod q है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये दोनों मैंने जो भी अभी तक मैंने आपको बताया, ये दोनों मैंने यहां पे लिख लिए, ठीक है। लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो, सिंस बोथ कॉन्ग्रुएंस गिव्स अस द सेम रिजल्ट, दोनों कॉन्ग्रुएंसीज जो है ना, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम रिजल्ट दे रही हैं। तो यहां पे वी कैन कंक्लूड, हम इसको कंक्लूड करेंगे कैसे, इसके एडिशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये देखो लेफ्ट साइड दोनों में सेम है, तो राइट साइड क्या हो जाएगी 1 mod pq हो जाएगी, ठीक है। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हम कर सकते हैं। तो यही हमें फाइनल बताना था, इस किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, 1 mod pq के, ठीक है। समझ में आया कि कैसे हमने क्या, इसका कॉन्सेप्ट हमने कैसे यूज किया, ठीक है। चले आगे, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें का बी पार्ट, 2 पार्ट है। फाइंड द रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय 31। मैं देख लेता हूं, जगह है ना, ठीक है, जगह है। 31 से अगर मैं डिवाइड करूं 5 के फैक्टोरियल को, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है, ठीक है। 120 को अगर मैं 31 से डिवाइड करता हूं तो यहां पे मेरे पास 5 4, ठीक है, 4 पे भी नहीं जा रहा, 3 पे जा रहा है, ठीक है। 3 33 और 3 एकम 3 93 आ गया, ठीक है। तो 27 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 120 होने में, ठीक है, बिल्कुल 20 आ गया और साथ ही 27। तो 27 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रिमाइंडर है, ओके रिपोर्ट, ये मेरे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो इसको मैं रिमाइंडर, इसको कॉन्ग्रुएंसिस के अंदर मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, 5 के फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं कॉन्ग्रुएंसिस के अंदर, 27 mod 31
लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि 31 को 5 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो 27 मेरा रिमाइंडर आया, 27 मेरा रिमाइंडर आया, यही होता है। अब मैं 29 के फैक्टोरियल को देखो कैसे लिख सकता हूं। हमारे पास विल्सन थ्योरम होती है, ठीक है। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, p माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, मोड p, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको दिखा देता हूं ये कॉन्सेप्ट आएगा 5 का फैक्टोरियल, ये 120 माइनस 93 27, तो 5 का फैक्टोरियल 27, ये लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने आपको करके भी बता दिया कि कैसे किया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है विल्सन थ्योरम जो है वो क्या कहती है, इसको थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। p माइनस 1 का जो फैक्टोरियल होता है, ठीक है, तो यहां पे इसको हम नीचे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और इसको नीचे किया है तो इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, इसको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, ओके रिपोर्ट। अब देखो विल्सन थ्योरम क्या कहती है, p माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू माइनस 1 मोड p, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं p को 31 ले रहा हूं तो मोड 31, तो यहां पे 31 माइनस 1 आ जाएगा का फैक्टोरियल, मतलब 30 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू माइनस 1 मोड 31, ठीक है। 30 के फैक्टोरियल को हमें कितना बनाना है, 29 का फैक्टोरियल, है ना, 29 का फैक्टोरियल बनाना है, तो यहां 30 इंटू 29 का फैक्टोरियल हो जाएगा मोड 31, तो यहां पे ये नीचे चला जाएगा माइनस 1/30 मोड 31, ठीक है। अब माइनस 1/30 है, 30 नीचे है तो 30 का इनवर्स है, इनवर्स में सिखाऊंगा नहीं इनवर्स कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल वेरीफाई करना बता दूंगा आपको। तो ध्यान से देखो ये चीज आ गई, 29 का फैक्टोरियल माइनस 1/30 मोड 31, ठीक है। अब यहाँ पे 30 का इनवर्स क्या होता है, 30 का इनवर्स क्या होता है, माइनस 1 मोड 31, ठीक है। 30 का इनवर्स कैसे, ध्यान से देखो कि 1/30 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू माइनस 1 मोड 31, ठीक है। 30 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30, यहाँ पे 1 रह जाएगा और मोड 31, ठीक है। वेरीफाई करना सिखा रहा हूँ, 30 को इधर ले आओ, 31 इज इक्वल टू बिल्कुल सही है 0 मोड 31, कहने का मतलब 31 को 31 से डिवाइड करोगे तो 0 ही मेरा रिमाइंडर आएगा, 0 ही मेरा रिमाइंडर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो था इसके पीछे था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये आ गया माइनस का 1, तो 30 का इनवर्स, तो 1/30 मतलब 30 का इनवर्स, माइनस 1 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 1 प्लस 1 31 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे देखो 29 का फैक्टोरियल आ गया 131, 4 को इधर से मल्टीप्लाई करो इधर से, क्योंकि हमें चाहिए 4 इंटू 29 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 29 का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अब तो क्या करना है, इसको और उसको एडिशन करना, बात ही खत्म। 4 29 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, ये क्या है, ये इक्वल टू, यहां देखो इधर भी क्या है, मोड 31 है, 27 मोड 31, ये रहा, इसको और इसको ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये इधर लेफ्ट साइड ऐड हो जाएंगे, राइट साइड 27 प्लस 4 31 हो जाएगा, 31 27 प्लस 4 31, 31 से 31 फिर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहां हो गया 31 31, तो 31 से इसको डिवाइड करेंगे, इधर रिमाइंडर आता है हमेशा, तो रिमाइंडर क्या होगा 0, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया 0, यही उसने पूछा था फाइंड द रिमाइंडर, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा आएगा 0, ठीक है। समझ में आती है, नंबर थ्योरी अच्छे से पढ़ाई हुई है, उसके अंदर से ये सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है। नेक्स्ट देखो, ए का बार, बी का बार, सी का बार आर कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। कोप्लेनर है तो यहाँ पे ए का बार, बी का बार, बी का बार, सी का बार, सी का बार, ये तो मॉडुलस ही होगी, ए का मॉडुलस, ए का मोड, बी का मोड, सी का मोड। और वैसे जो है कोप्लेनरिटी क्या बोलती है, कोप्लेनर वेक्टर जब होते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है पैरेललोपाइप्ड का इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये वही है, इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 0, इसका आंसर आएगा 0, बट इसको थोड़ा करके दिखाना है लैंग्वेज की फॉर्म के अंदर, तो हम लिख देंगे कि कोप्लेनरिटी जो भी है, ठीक है, कोप्लेनरिटी, ठीक है। वेक्टर ए बी सी जो है सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे सेम प्लेन के अंदर होंगे या एक किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर बन रहा होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू, एक जो है अदर टू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा, तभी तो वो डिटर्मिनेंट 0 देगा, तभी तो वो कोप्लेनर होगा, एक ही प्लेन के अंदर होगा, ठीक है। फॉर कोप्लेनर वेक्टर द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म बाय दिस वेक्टर इज 0, ये भी हम पता है, या ये वाला कॉन्सेप्ट भी साथ में लिख दो, मतलब मेन कॉन्सेप्ट ही उसने पूछे हमारे से, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, और जो है ना डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा ए का मोड का स्क्वायर, बी का मोड का, सी का मोड का, ये वाला जो बन जाएगा, और इज इक्वल टू बस कुछ नहीं है, उसको 0 ही रखना है, ठीक है।
जहां पे ए के मोड का स्क्वायर क्या है, ए का बार ए का बार, बी का बार बी का बार, सी का बार सी का बार, ठीक है। और ऐसे बस उसको कुछ नहीं है। तो इवेलुएटिंग द डिटर्मिनेंट, उसको हमने क्या रखना है, जीरो ही रखना है, ठीक है। और जो है ना लास्ट में हम बोल देंगे कि उसका आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है। कोप्लेन रहता है वो जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड, एरिया हमें फाइनल निकालना है बाउंडेड बाय द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन इतना एंड द लाइन इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ लोगों को टफ लगा, बट मुझे लगा नहीं इतना नॉर्मल क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे। जिसने जो है ना एरिया अंडर द कर्व पढ़ा हुआ है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अच्छे से, वो बाउंडेड बाय कर्व वहीं से पूछा हुआ है। आप इसको फॉर्मूला ज्यादा लगाने के चक्करों में पढ़ गए होंगे एंगल बाइसेक्टर का, बट इसमें अगर आप ग्राफ की हेल्प से करते तो ज्यादा इजी पड़ता। देखो सबसे पहले तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन है ये भी लाइन है, ठीक है। अब लाइनें क्या है, लाइन के अंदर लाइन घुसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, तो दो लाइनें होंगी यहाँ पे, ये एक लाइन है, टोटल तीन लाइनें। जो भी मेरी लाइनें होंगी, मान लीजिए कोई लाइन यहाँ पे, कोई लाइन यहाँ पे, कोई लाइन यहाँ पे है, ठीक है, इस टाइप से जो मेरा एरिया बन रहा होगा उसको बस डायरेक्ट मैं एरिया उसका निकाल दूं, बात खत्म, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे बनता है, ठीक है। तो बस लाइनों का ही खेल था सारा, कुछ नहीं था। इस लाइन को हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सोल्व किया, सोल्व करने के बाद इसको y स्क्वायर उधर ले गए, इसको भी उधर ले गए, तो ये बन गया, ये क्या बन गया, y माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये इस इधर आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी, इन दोनों को प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, तो दो यहां पे मेरे पास लाइनें आ गई, दो लाइनें आ गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, ठीक है, दो लाइनें आ गई। अब दो लाइनों को अगर मैं इसको देखूं x और y, दो लाइनों से मेरी क्या क्या वैल्यू निकल सकती है। x को अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरी 1 आ रही है, क्योंकि उधर जाके -1 हो जाएगी। y को अगर मैं जीरो पुट करता हूं, y को जीरो, x की वैल्यू मेरी -1 आ रही है। अब इससे अगर मैं देखूं x और y की वैल्यू, x को अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरी 1 आ रही है, और y को अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो x की वैल्यू मेरी 1 आ रही है। ओके रिपोर्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां से चलो मैं ऐसी लाइन ले लेता हूं, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे इस लाइन को अगर मैं देखूं, x जब जीरो है तो y 1 है, x जब जीरो है तो y 1 है, चलो यहां पे होगा, ठीक है, x जहां पे जीरो है और y 1 है, क्योंकि y एक्सिस पे होगा। y जब यहां पे, x जब यहां पे -1 है तो y जीरो है, x जब यहां पे -1 है तो y जीरो है, यही लाइन मेरी बनेगी। तो ये लाइन जो है मेरे पास, ये एक लाइन बन गई, जिसको मैं क्या बोलूंगा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो सिंपल जो लाइन थी, लाइन से मैंने लाइन बना दी। सेकंड देखो, x जब जीरो है तो y 1 है, x जब जीरो है तो y 1, यही दोबारा पॉइंट फिर से सेम आ गया। और x जब 1 है तो y जीरो है, तो यहां पे x जब 1 है तो y जीरो है, तो एक लाइन यहां पे मेरी ये बन गई, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं 0 1 1 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस लाइन को मैं लिख देता हूं, कौन सी है ये, x प्लस वाई माइनस 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये लाइन भी आ गई और ये लाइन भी आ गई। अब यहां पे नेक्स्ट जो है क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन इतना एंड इतना। अब इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर देखो क्या बनेगा, ये लाइन है और ये लाइन है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, या तो ये बनेगा, ठीक है, ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, या इसका ये वाला एंगल जो है बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये फिर हमारे बीच में आ गया, इसको मैं इधर लिख देता हूं 0 1, ठीक है। ये मेरे पास ये लाइन बनेगी या ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है ना, तो एंगल बाइसेक्टर की। तो यहां पे नेक्स्ट जो है लाइन मेरे पास क्या है, नेक्स्ट लाइन मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू के वाली। तो x और y की क्यों ना यहां पे वैल्यू पुट करूं, x को 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू माइनस के आया, y को जब मैंने 0 पुट किया x इज इक्वल टू के आया। अब यहां पे एक चीज और कि अब मैं इसके पॉइंट भी कहां पे टच करती है, कहां पे क्या क्या है, वो भी हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तभी हमें कोई ना कोई एक अंदर ट्रायंगल कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो x को अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं, देखो 1 है ना x, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं कटेगी, ठीक है वो लाइन। तो क्योंकि ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू 1 वाली है, क्योंकि ये जो लाइन बनी ये y इज इक्वल टू 1 वाली बनी, तो इसको अगर मैं यहां से मिला दूं, ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। अरे यार फिर चला गया,
ठीक है, तो ये मेरे पास लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो मेरी लाइन है ये क्या है, यहाँ पे इस लाइन की अगर मैं बात करूँ x इज इक्वल टू 0 है, ये लाइन x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है जी। अब x इज इक्वल टू 0 पे मैंने बना लिया, y इज इक्वल टू 1 पे और बनाना है, y इज इक्वल टू 1 पुट करूँ, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ ये कहां पे कट करेगा, जब y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू जा रहा है, पहले तो ये देखो x इज इक्वल टू 0 पे ये y इज इक्वल टू माइनस के जा रहा है, तो माइनस के जा रहा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे ये माइनस के जा रहा है, मतलब यहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे ये माइनस के जा रहा होगा, ठीक है, एक तो ये जा रहा है। और x y जब 0 है, y 0 है, इस लाइन पे बात हो रही है, तो k आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं k आ रहा होगा, k और 0, ठीक है। ये क्यों मैंने इधर बनाया, क्योंकि यहां पे देखो y इज इक्वल टू, जब 1 पुट कर रहा हूं तो x इज इक्वल टू k प्लस 1 आ रहा है, y इज इक्वल टू जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो x इज इक्वल टू k प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा k प्लस 1। अरे यार बैक का कोई ऑप्शन नहीं है क्या यहाँ पे, ठीक है, यहां पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा k प्लस 1, और जब 1 पुट किया ये y इज इक्वल टू 1 है लाइन, ठीक है, ये चीज समझ में आई, y इज इक्वल टू जब 1 है, ठीक है, कि x इज इक्वल टू k प्लस 1, x इज इक्वल टू k प्लस 1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये लाइन इस टाइप से यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है ना, इस टाइप से ऐसे यहां पे जा रही है। तो अब यहाँ पे ये लाइन जो मेरी बनेगी, ध्यान से देखो कौन सी बनेगी, इसको थोड़ा सा और हमें नीचे बनाना पड़ेगा, अरे यार क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ पर यही जा रही है ना, ठीक है, ये यहाँ से हमें इधर से बनानी पड़ेगी, ये मान लीजिए पॉइंट है, आप भी बोलोगे क्या टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, थोड़ा सा रफली फिगर है, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है, इस टाइप से। ये जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, k प्लस 1 और 1 है, ठीक है, ये k0 है, और ये भी क्योंकि ये इतनी ऊपर बन रहा है और ये भी थोड़ा सा इधर जाएगा, तो ये यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, माइनस k जी, एक्सिस तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आ गया मेरा माइनस का k, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x जब 0 है तो y माइनस का k आ रहा है। तो ये मेरे पास एग्जैक्ट मेरी फिगर बनी, जो कि हमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें जो निकालना है वो ये बाउंडेड एरिया निकालना है। एक लाइन ये है, ठीक है, ये लाइन कौन सी है, इस लाइन का नाम मैं लिख देता हूं, ये है मेरी x माइनस वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। अब 3 लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, 2, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की बात चल रही है, एक लाइन ये एंगल बाइसेक्टर की, एक ये, तो हमें जो पोर्शन निकालना है वो ये वाला निकालना है, एरिया जो निकालना है वो ये वाला निकालना है, ठीक है। ओके, रिपोर्ट समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए हमें पता है एरिया ऑफ, यहाँ पे मैं ए कह देता हूं, यहाँ पे बी कह देता हूं, यहाँ पे सी कह देता हूं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये तो साफ साफ ट्राइंगल बन रही है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, बेस यहाँ पे यहां से यहां तक इसकी दूरी कितनी है, k प्लस 1, ठीक है, यहां से यहां तक इसकी दूरी कितनी है, यहां से देखो 0 और माइनस की, यहां से k है, ठीक है, और यहां से इसकी दूरी 1 है, ठीक है, टोटल यहां से बी ए बी की दूरी कितनी है, टोटल ए बी की दूरी कितनी है, k प्लस 1, और बी सी की दूरी भी कितनी है, k प्लस 1। देखो ये टोटल यहां से यहां तक तो k है, ठीक है, और यहां से ये यहां तक 1 है, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे टोटल k प्लस 1 होगी, यहाँ भी मेरे पास क्या होगी, k प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगी 1/2 k प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1/2 k प्लस 1 का स्क्वायर मेरा फाइनल आंसर होगा। और k यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो भी एक ध्यान रखना, k का मॉडुलस यहाँ पे लगेगा, k का मोड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मेरे पास क्या बनेगा, जो k है मेरे पास +1
प्लस का 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर है मेरा, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका एरिया आया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू हमें निकालनी है फॉर विच द लाइन इतना एंड लाइन इतना। तो यहाँ पे एक लाइन दी गई है, वो भी एक लाइन है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, बीइंग फिक्स्ड कांस्टेंट आर कोप्लेनर की बात की गई। तो ये लाइन जो है ना, ये कैसे है, अपॉन में m आ जाएगा इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन में 1 आ जाएगा, माइनस जीरो इज इक्वल टू z माइनस जीरो अपॉन में 0, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे 0 0 0, और ये मेरे पास डायरेक्शन जो है ना वेक्टर आ जाएंगे m1 और 0, और ये मेरे पास पॉइंट, उसके पॉइंट कितने हो गए मेरे पास, जो P1 पॉइंट मैं कहता हूं उसके माइनस का 1 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और P2 यहाँ पे पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएंगे 0 0 0, ठीक है। हम क्या निकालते हैं P1 P2 0 माइनस 1, माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 हो जाएगा। और डायरेक्शन वेक्टर अगर मैं बात करूं उसके क्या है 2 4 और 1, इसके डायरेक्शन क्या है m1 और 0। तो बस क्या दिया हुआ है कोप्लेनर, तो इस पॉइंटों को बीच में रखो, 2 4 1 m1 और 0 इज इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि मेरे पास क्या है कोप्लेनर की बात की गई है। कोप्लेनर के अंदर कोई जो है ना लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर आएगा ही आएगा, डिटर्मिनेंट उसका 0 होगा, तो हम करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब तो क्वेश्चन कोई दिक्कत है ही नहीं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, यही अब हम क्या कर देंगे इसको, ये देखो ये तो यही सेम का सेम इज इक्वल टू टी ले लिया, ठीक है। और ये वाला जो अभी मैंने आपको पॉइंट वाली चीज बताई वो क्या ले लिया, यहाँ पे देखो इसको इधर ले आएंगे m को नीचे, तो y माइनस 0.n, x माइनस 0.1 और z माइनस 0 इज इक्वल टू लेमडा ले लिया सेकंड लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट मेरे क्या क्या आ गए 1 2 और 3, ठीक है, ऐसे ही। और यहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2t प्लस में 1, ठीक है, 2 प्लस में 4t, क्योंकि 4t इधर चल जाएगा 2 इधर, तो x y z भी आ गया, x y z ऐसे भी आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे मेन हमें p1 p2 चाहिए, तो पॉइंट यहाँ पे मेरे पास इसके क्या आ गए 1 2 3, ये देखो 1 2 और 3, ठीक है। और इसके पॉइंट क्या है 0 0 0, तो p1 p2 जब मैं निकालू इसके पॉइंट क्या है 0 0 0, ठीक है। इसके क्या है ये, तो मैं बिल्कुल रो फॉर्म के अंदर बता रहा हूं कैसे हम माइंड के अंदर सोल्व करते हैं। डायरेक्शन वेक्टर क्या क्या हो गए मेरे 2 4 1, नीचे देखो 2 4 1, इसके m1 और 0, ठीक है। और यहां से p1 p2 भी हम निकाल लेंगे पॉइंट, इसकी डिस्टेंस p1 टू पॉइंट p2, ठीक है। द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट p1 टू p2 क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 0 माइनस, इसमें से p2 माइनस p1 होता है ना 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 3, ये चीज आ गई। ये पॉइंट आ गए, ये वेक्टर है, तीनों को रखो डिटर्मिनेंट के अंदर, इक्वल टू 0 रख दो क्योंकि कोप्लेनर है, तीनों को वेक्टर के अंदर रखो, इज इक्वल टू 0 रख दो क्योंकि कोप्लेनर के अंदर है, तो इज इक्वल टू 0 रखोगे तो m की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 रखोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, बात खत्म, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, m की वैल्यू। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। ये करने से पहले ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ये कहां करवाया हुआ है, जब मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर वाला टॉपिक कराया था उसके अंदर ये कराया था, ओडीपीडी जो करवाया हुआ है ना उसके अंदर ये वाला मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट वहां से लिया गया। तो इसीलिए आपको जो एप्लीकेशन दोबारा बता देता हूं, एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी, ठीक है, 1 लाख प्लस डाउनलोड हो चुके हैं कंप्लीट, और यहाँ पे iOS के लिए भी सेम मिशन डीएसएसबी दोनों प्लेटफॉर्म पे है, और इसके अंदर ही जाकर के आपको सारे कोर्सेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, टाइम टू टाइम सारे अपडेट होते रहते हैं, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसके अंदर अवेलेबल है, टीएसटी पीएचटी टीएसटी प्लस पीएचटी केवीएस एनवीएस डीएसएसबी एस्टेट यूपी, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो सबके अलग अलग फोल्डर भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं एक बार आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, जो पेपर है हम वो दिखाता हूँ। ये देखो, तो हमने सारा पेपर सोल्व कर लिया, सिर्फ 18 क्वेश्चन रह गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 11th 12th से आया था, ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। ये आपका लीनियर अलजेब्रा से ग्रेजुएशन का आया था 2, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। ये भी आप मान सकते हो, नहीं तो 11th 12th से मान सकते हो, चलो मान लो 3 क्वेश्चन हो गए। ये वाला डायगोनल अलजेब्रा वाला ग्रेजुएशन से आया था, 4 क्वेश्चन हो गए, ये नहीं आया था, ये 11th 12th से आया, ये भी, और ये वाला क्वेश्चन ग्रेजुएशन से 5 क्वेश्चन हो गए, और उसके बाद 5 हो गए, यहाँ पे ये भी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन ग्रेजुएशन से था, 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये मान सकते हो 7 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन वो मैंने मतलब ऐसे एक्स्ट्रा मान लिया था, ठीक है, तो वो वैसे 11th 12th से हो सकता है, नो सोल्यूशन वाला, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वाला 6 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन आपके 11th 12th से आए थे, 6 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन से आए थे, ठीक है। तो इसका भी एनालिसिस आपको मिल चुका है।
चलिए जी, ये क्वेश्चन देखो, देखो क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये देखो डी स्क्वायर है -3d + 2 = 0। डी की यहाँ पे वैल्यूज आ जाती थी, तो यहाँ पे मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएंगी 1 और 2, ठीक है। 1 पुट करूंगा तो हाँ 3 आ रहा, 2 2 4 2 6, ठीक है। 1 और 2 दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आती थी तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते थे, c1 e⁻ax a1x + c2 e⁻a2x, ठीक है। तो ऐसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 e⁻x क्योंकि 1 है और c2 e⁻2x क्योंकि 2 है, ठीक है ना, समझ में आती बात। और ऐसे ही हम पर्टिकुलर इंटीग्रल जब निकालते थे, जब e⁻ax होता था तो fx जो भी मेरा फंक्शन होता था यहाँ पे, ये सॉरी ये वाला डी स्क्वायर वाला, ये जो हम बनाते थे ये वाली इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसे बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे। तो 1/d² - 3d प्लस में 2 इंटू में e⁻ax जब होता था, क्योंकि e⁻ax है तो a इसमें पुट कर देते थे बस, a² - 3a + 2 इंटू में e⁻ax, यही मेरा फाइनल आंसर होता था। तो आपको कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ और इसके बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट कराए हुए, sin x आ जाए, cos x आ जाए, e की पावर आ जाए, प्लस में आ जाए, कुछ भी इस टाइप से आ जाए, तो कैसे कैसे आपको सोल्व करना है। इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया काफी कुछ, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे वही चीज जो कि मैंने अभी आपको बताई, सोल्व द होमोजेनियस इक्वेशन = 0 रख के ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल देंगे, उससे वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे दो मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है, 1 और 2। दो वैल्यू आने से मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc से लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, c1 e⁻x c2 e⁻2x, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे बात करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता था, 1/fd, ठीक है, 1 ये वाला इंटू में e⁻ax जो भी था e⁻x, तो 3 को इसमें पुट कर दो, 3 3 9, 3 3 9 ये कट जाएगा, 2 रह जाएगा, 1/2 e⁻। अब इन दोनों का एडिशन कर दो, ये वाला और ये वाला लास्ट में, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन लास्ट में क्या होता था, उन दोनों का एडिशन yc प्लस में, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये क्या है पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। 18 के 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट सोल्व कर लिए हैं। हो सकता है कि छोटी मोटी कोई गलती हो, अगर आपको लगती है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, तो नेक्स्ट उसके अंदर मैं उसको भी इंप्रूव कर दूंगा, अगर नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़े या कैसे भी आपके साथ डिस्कस करना पड़े। और टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, मिशन DSSB एप्लीकेशन जो है आपको जो डाउनलोड करनी है वो है मिशन DSSB, जिसके अंदर ये सारे कोर्सेज भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर है, तो ये सारे कोर्सेज आपको कहां मिलेंगे, एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप जरूर डाउनलोड कर लेना, टीजीटी पीजीटी मैथ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे सारा दिखा भी दिया कि किस किस टाइप से हम सारा 9th 10th भी 11th 12th भी पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, और उसके बाद जो है ना शॉर्टकट भी है उसमें, और उसके अलावा ग्रेजुएशन लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ओडीपीडी, रियल कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी, एसिम्पटोट, कर्वेचर, और ये जितना भी सारा स्टैटिक्स होगा, डायनामिक होगा, सब कुछ कवर कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं साथ साथ। और अब मैं आपको बताता हूं एंड्रॉइड और iOS के लिए तो यही एप्लीकेशन सेम ही रहेगी, मिशन DSSB, ठीक है ना। और अगर आप लैपटॉप पे चलाना चाहते हो तो उसके लिए web.classplusapp.com आपको जाना होगा, गूगल क्रोम में ORG कोड पूछेगा, उसमें आपको MD डालना होगा। ये डालने के बाद आपको अपना फोन नंबर डालना है, तो वहां पे भी एप्लीकेशन चल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप है मिशन DSSB, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, और बाकी नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।